पे जो देख रहा है, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना कब की? कब की पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना? ठीक है, तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की 185 ईस्वी पूर्व। बिल्कुल 185 इनका भी है, उनका सही 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसकी हत्या करके की, तो ध्यान में रखें मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, क्या नाम था उसका? क्या बृहद्रथ। नाम था उसका? बृहद्रथ की हत्या करके मतलब इसने मतलब शुंग वंश की मतलब नींव रखी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। ठीक है, अगर बात करें शुंग वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था, लब से 112 वर्षों तक शासन किया। 112 और साल। शुंग वंश जो था, शुंग वंशों ने मतलब क्या चीज, किस रिलीजन को फॉलो करता था? ब्राह्मण वंश का इन्होंने मतलब नींव रखा था। दूसरा क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी की बात करेंगे, विदिशा। कहाँ पे थी? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें शुंग वंश की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी? विदिशा थी। कहाँ थी इसकी राजधानी? विदिशा थी। शुंग वंश की विदिशा। राजधानी कहाँ पे थी? विदिशा थी। ठीक है, जो भी नए लोग हैं वो भी मतलब शामिल हो सकते हैं, बोल सकते हैं। हालांकि जो पेड ग्रुप में उनका सेट बहुत पहले मिल गया था, उन लोगों ने सेट बना लिया है, लेकिन आप अभी भी करोगे ना तो मैं थोड़ा सा वक्त आपको दूंगा ताकि आप आंसर को सोच सके, फिर मैं टिक करूंगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो शुंग वंश की राजधानी की बात करें, विदेशी विदिशा था, जो की बात करेंगे संभवतः उज्जैन के आसपास का शहर था। ठीक है, मध्य प्रदेश में विदिशा पड़ता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, इनके दरबार में कवि रहते थे जिसने हरचरित की रचना की थी, क्या नाम था? हरचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट। बिल्कुल बाणभट्ट। ठीक है, हरचरित। ठीक है, ध्यान में रखें हरचरित ढेर बाणभट्ट के बात करेंगे। बाणभट्ट के दरबार में रहने वाले जो हरचरित जो थे, उन्हें मतलब ध्यान में रखेंगे पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। क्या बोला है? अनार्य, मतलब वो आर्य नहीं थे। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो आप बताइए किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग अयोध्या ने, अभिलेख सर। ठीक है बिल्कुल नहीं, अयोध्या से, अयोध्या। अयोध्या अभिलेख से, बिल्कुल अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ कर। पिंकी कुमारी सेट बनाई है? 3 सेट हुआ, 1 सेट भी नहीं आया। ठीक है, अब सबका गार्जियन का नंबर लूंगा, सबको कंप्लेन करूंगा घर पे। तो टेलीग्राम का फालतू डिस्कशन ग्रुप नहीं है, पेड ग्रुप में जुड़ने के बाद मेहनत करना है। ठीक है, समझ गए? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अयोध्या अभिलेख आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अयोध्या अभिलेख से पता चलता है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो आपको ये चीज आपको ध्यान, पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है, राजपुरोहित कौन थे? कौन थे पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित? तो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। पतंजलि थे। कौन थे? ध्यान में पतंजलि। रखेंगे, पतंजलि थे। ठीक है, ध्यान में, कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है, बात के पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसके बाद अपने घोड़े को जो छोड़ दिया था, उसको यवनों के द्वारा पकड़ लिया गया। तो उसके मतलब यवनों और पुष्यमित्र शुंग के बीच में मतलब क्या होता है? संघर्ष होता है। ठीक है, और इस युद्ध में मतलब क्या था? यमन जो थे मतलब क्या हो गए? पराजित हो गए। ठीक है, पराजित हो गए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। भारूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? भारूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, क्या बताएंगे? अशोक ने। पुष्यमित्र अशोक। शुंग भारूत सर। स्तूप का निर्माण नहीं, बात करेंगे भारूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ध्यान में रखेंगे, तो पुष्यमित्र बात शुंग। करेंगे यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे पुष्यमित्र किसने शुंग। करवाया था? बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा पुष्यमित्र शुंग। भारूत स्तूप का संबंध जो है पुष्यमित्र शुंग से है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का उत्पीड़क में पाटलिपुत्र के, ठीक है, कुकुट कुकुटरा महाविहार को नष्ट करने वाला बताया गया है। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? दिव्यावदान। यहाँ से पता चलता है पुष्यमित्र शुंग जो था बौद्धों का मतलब उत्पीड़क था, मतलब बहुत सारे बौद्ध बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को इसने मतलब क्या कहते हैं? कष्ट दिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र के कुकुटरा महाविहार को नष्ट करने वाला भी इसी को बताया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। पुष्यमित्र शुंग के में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? हाँ, ये सही है। सही है। बताइए। जी सही सर है। सही बिल्कुल है। ठीक है, सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सही है। आप चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसको छोटे करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। शुंग काल में पाटलिपुत्र यवन आक्रमण के डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ, ये भी सही है। जी सर। पुष्यमित्र के शासनकाल में तक्षशिला के राज, ठीक है, एंटियालिप्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में बेसने का गुरु स्तंभ स्थापित किया। और चौथा, जब पुष्यमित्र के सेनानी की उपाधि धारण की। बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? डी नंबर। डी नहीं होगा। कमांडर इन चीफ था ना।
सेनानी की उपाधि नहीं है। गलत की बात पुष्यमित्र। करेंगे, सेनानी का उपाधि धारण किया था, ठीक है, सेनानी की उपाधि गलत नहीं है, सही है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। शुंग काल के पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमण डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ जो कि असफल रहा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक देवभूति था, ये भी सही है, जो कि लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। बोल रहा पुष्यमित्र के शासनकाल तक्षशिला के राजा, ठीक है, एंटियाल किड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने, ठीक है, विदिशा बेचने के गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। क्या ये सही है? नहीं पता। ये भी सही, इसमें तो मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। सेनानी की उपाधि सही है। तो सर कहीं सेनानी बोलते थे इसमें। गरुड़ स्तंभ का कोई और किया होगा। नहीं, वेशनगर तो ठीक है, हेलियोडोरस से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है। भागवत धर्म ग्रहण किया था जो राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किए। भागवत धर्म करके वैष्णव भाषा गरुड़, कुछ गलत इसमें नहीं है। सेनानी का उपाधि भी धारण किया था, देखेंगे इसको बाद में, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से विचार करना है। शुंगकालीन समाज वर्णाश्रम पे आश्रम था, ठीक है, बताइए सही है। जी सर। जी सर। मनुस्मृति शुंगकाल की रचना है, ठीक है, इसमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लेख है। मनुस्मृति के अनुसार निम्न जाति का व्यक्ति लोभवश उच्च जाति के पेशे को अपनाता है, जो राजा को चाहिए वो उसकी संपत्ति जब्त कर ले और उसे मतलब देश से मतलब निकाल दे। क्या ये इनमें से कौन सा कथन सही? तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक सही है। है सर। मनुस्मृति में वर्णाश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। मनुस्मृति की रचना की बात कर शुंग काल में हुआ था, ठीक है। अब मनुस्मृति के अनुसार निम्न जाति के व्यक्ति लोभवश उच्च जाति के पेशों को अगर अपनाता है तो राजा को चाहिए कि उस व्यक्ति को संपत्ति जब्त कर ले और उसे देश से निकाल ले। ये भी बातें मनुस्मृति में कही गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये प्रथम कानून निर्माता की बात करेंगे तो मनु ही था, ठीक है। बात करेंगे निम्नलिखित, माइक बंद कीजिए। निम्नलिखित कथन पे फिर से विचार करना। शुंगकालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। शुंगकालीन समाज में नियोग प्रथा प्रचलित था, विधवा विवाह भी होता था, ठीक है। तो बोला निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं था। शुंगकालीन समाज क्या एक कैसे का शुंगकालीन समाज बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, और दूसरा जो है शुंगकालीन समाज नियोग प्रथा प्रचलित था, विधवा विवाह भी होता था, तो नहीं होता था ना। विधवा विवाह तो होता ही था ना। एक मिनट, शुंगकालीन समाज में बाल विवाह प्रचलन नहीं था, तो शुंगकालीन समाज बाल विवाह का प्रचलन था या नहीं था? मतलब इनकी बिल्कुल था, ठीक है, ये कम उम्र में होता था, 8 से लेकर 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता था, ठीक है, ये सही है, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें नहीं था ना बोल रहा नहीं है। दिया है तो अरे इसमें तो अरे एक ही होगा। नहीं दिया हुआ है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है, मतलब था, ठीक है। अब बोल रहा शुंगकालीन समाज नियोग प्रथा प्रचलित ही था, विधवा विवाह भी होता था, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये था, ये सही था, तो इन्होंने कौन सा कथन गलत है, तो कथन एक हो जाएगा, ठीक है। केवल स्टेटमेंट 1 क्या है गलत है, बाकी सही थे। नियोग प्रथा क्या थी? जब पति के मरने के बाद, ठीक है, पति के छोटे भाई से जब संतान उत्पत्ति जो की जाती थी उसको नियोग प्रथा, देवर से विवाह जो होता था उसको नियोग प्रथा कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखें। इस प्रथा को कौन सा प्रथा कहते थे? नियोग प्रथा कहते थे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है, आगे चलें। कितना नंबर प्रश्न है इसको भी जरा देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर देखेंगे, हाँ, कण्व वंश के राजाओं का शासन है। कण्व वंश के फाउंडर कौन हो जाएगा? वासुदेव। वासुदेव के भूमिपुत्र कण्व आता है, उसके बाद नारायण आता है, सबसे अंतिम जो था सुशर्मा होता है, ठीक है। तो अगर पूछे कण्व वंश के शासन का शासनानुसार का कालक्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? वासुदेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वसुमित्र भूमिपुत्र कण्व हो जाएगा, नारायण कण्व हो जाएगा, सुशर्मा जो होगा लास्ट में होगा, ठीक है। ध्यान रखें, कण्व वंश की स्थापना की बात करेंगे 73 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इस वंश की बिल्कुल ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक जो क्या नाम सुशर्मा था। इसकी हत्या की बात करेंगे सीमुक के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? सीमुक के द्वारा इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। गुप्त वंश होगा क्या? आंध्र सातवाहन वंश होगा, ठीक है, गुप्त वंश सातवाहन शेमुक, हाँ ठीक है। सुशर्मा की हत्या कर दी थी सीमुक ने। यहाँ पे कण्व वंश के बाद आपको यहाँ पे आंध्र सातवाहन वंश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मिलती है जी सर। आप चलेंगे 9 नंबर, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश के किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ राजस्व यज्ञ संपन्न करा के सम्राट की उपाधि धारण की?
तो कौन सा हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं सातकर्णी प्रथम। कौन सातकर्णी था? प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो था, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक की बात करेंगे, सबसे पहले संस्थापक कौन हो जाएगा? तो सीमुख, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सीमुख की बात करेंगे तो इसके संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। दो अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजस्व यज्ञ संपन्न करके सातकर्णी प्रथम की जाए बात करेंगे तो इन्होंने, एक इसका शासक हाल था जिसने लिखी थी गीता सप्तशती। हाल ने क्या लिखा था? सॉरी, गाथा गीता सप्तशती लिखा था। क्या लिखा था? नहीं, गाथा सप्तशती। क्या लिखा था? गाथा सप्तशती इसने लिखी थी, ठीक है। इस शासक के इन इन इस वर्ष के शासकों में एक प्रमुख विशेषता ये पाई जाती है ना, तो इनके साथ इनके माताओं के नाम भी आपको जुड़ा हुआ आपको दिखता है, ठीक है। तो ये भी आप क्या करेंगे? जी सर। आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, सातकर्णी प्रथम जो था इसने मतलब 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और एक मतलब राजस्व यज्ञ भी करवाया था। आंध्र सातवाहन वंश के शासक हाल के शासन का विवरण मिलता है, किससे मिलता है? काव्य मीमांसा और लीलावती। काव्य मीमांसा लीलावती से मिलेगा, ठीक है। अधिधान चिंतामणि से मिलेगा। गीता सप्तशती तो इसने खुद ही लिखे थे, ठीक है। तो इसके आंसर सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। लीलावती किसकी पुस्तक थी? लीलावती भास्कर की। गणित। गणित की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? तो गणित की पुस्तक थी लीलावती, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसकी तो पुस्तक थी? लिखा गणित की कौन था पुस्तक थी इसको? आर्यभट्ट। लीलावती को। बारह में ही लिखे थे क्या लीलावती को लीलावती को? नहीं नहीं, 12 में नहीं 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 ना। तो फिर एक बार इसको चेक कर लीजिए, भास्कराचार्य। याद नहीं आ रहा, ठीक है। भास्करा भास्कराचार्य थे शायद। चेक कर लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्या होगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गौतमीपुत्र सातकर्णी के शक शासक, ठीक है, नहपान को परास्त कर उसे चांदी के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को परास्त करके उसके चांदी के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैनिक विजयों की जानकारी उसकी माता बलश्री की, ठीक है, नासिक अभिलेख से आपको देखने को मिलता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही। दोनों ही दोनों को सही है। दोनों, ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही। गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैनिक विजयों की जानकारी की माता बलश्री की नासिक अभिलेख से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहपान को पराजित किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नहपान को पराजित किया था, उसके सिक्के पर अपने नाम खुदवाए थे। माता का नाम जो था बलश्री था। बलश्री के नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी के सैनिक विजयों के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या था? सही था। किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शकों का पराजित करने के उपलक्ष्य में किस सातवाहन शासक को शक यवन, ठीक है, पहलव, ठीक है, किशुदनस कहा गया? किसे कहा गया बताइए? तो शक को किसने पराजित किया था? शक को पराजित किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ठीक है। तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस सातवाहन शासक को, ठीक है, शक यवन पहलव, ठीक है, किस दुनस कहा गया? ठीक है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको मतलब त्रिसमुद्र, ठीक है, त्रिसमुद्र भी कहते थे, ठीक है, ठीक है, समुद्र भी इसको कहा जाता, त्रिसमुद्र तोय, त्रिसमुद्र तोय भी कहते थे, ठीक है। मतलब 30 समुद्र तोय का मतलब एक ऐसा शासक जो था 3 समुद्रों को पानी को पिया है, ठीक है, इसलिए 30 समुद्र तोय तोय के नाम से इसको जानते थे, ठीक है। जी सर। तो शक्तिशाली शासक था, काफी शक्तिशाली शासक था, ठीक है, क्योंकि इसका राज्य की बात उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, इधर आएगा। चलिए, आंध्र सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, बता दीजिए, अंतिम शासक कौन था इसका? अंतिम शासक तो पुलवामी था, ठीक है, पुलवामी सर। लेकिन कौन सा? चतुर्थ पुलवामी। पुलवामी, ठीक है, चतुर्थ पुलवामी जो था आंध्र सातवाहन का अंतिम शासक था। इस वंश का प्रथम शासक कौन था, तो क्या बताएंगे? सिमुक आएगा, सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम आ जाएगा, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी आएगा, वशिष्ठीपुत्र पुलवामी आएगा, ठीक है, ये सारे आएंगे, ठीक है। अंतिम शासक की बात करें, चतुर्थ पुलवामी जो था इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कोई आदमी मेन ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, तो पेड ग्रुप में मैसेज कर रहा है। सातवाहन वंश की शासकीय भाषा क्या थी? सातवाहन वंश की शासकीय भाषा क्या थी? कौन सी बात है जिसकी शासकीय भाषा थी? प्राकृत भाषा जो थी, सातवाहन वंश की शासक थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद में रहेंगे। हाल ने किताब की रचना की थी, कौन सी किताब की रचना की थी हाल ने?
तो गाथा गाथा सप्तशती। सप्तशती नामक, ठीक है, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना मतलब इसने ही की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसने की थी, हाल ने की थी, ठीक है। भास्कर नहीं किया था, ठीक है। ये इसका जो रचना जो था ना, क्या बोलते हैं, भास्कर नहीं किया था, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये हाल ने जो गाथा सप्तशती की जो रचना जो थी किसमें किया था, किस मतलब किस लैंग्वेज में किया था, भाषा क्या थी उसकी, प्राकृत ही होगा। प्राकृत ही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, प्राकृत भाषा ही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म। चलिए, आप देखिए किस सातवाहन शासक ने दरबार में, ठीक है, गुणाढ़ तथा शर्ववर्मन विद्वान रहते थे, मतलब दो विद्वान, एक गुणाढ़ तथा शर्ववर्मन विद्वान किसके दरबार में रहते थे, क्या हाल बताएंगे, गुरु। बताइए, किसके दरबार में रहते थे, हाल के दरबार में, किसके दरबार में, हाल गुरु। राजा हाल के दरबार में। राजा हाल जो था बहुत बड़ा विद्वान था, कौन सी किताब की रचना की थी राजा हाल ने, गाथा सप्तशती। बिल्कुल, गाथा सप्तशती की रचना जो थी राजा हाल ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। संडे के संडे, ठीक है, आपकी क्लासेस जो होगी, पेड वाली क्लासेस जो होगी, जो कि मेनली सेट डिस्कशन रहेगा संडे को, या फिर कुछ मेंस का क्लासेस लेके आएंगे, पेड ग्रुप में ही हो जाए, सॉरी मेन ग्रुप में ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्लासेस आपके 6 दिन तो वहीं पे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सातवाहन शासक जो था राजा हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा, ठीक है, शर्ववर्मन नाम के विद्वान रहते थे। गुणाढ़ जो था ना, गुणाढ़ जो था प्राकृत भाषा में बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो गुणाढ़ ने किसकी रचना की थी, बृहत कथा, बृहत कथा। बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है, ध्यान में, जो कि प्राकृत भाषा में थी, किसमें भाषा में थी, प्राकृत भाषा में थी, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं शर्ववर्मन के बारे में बात करते हैं। तो शर्ववर्मन ने, ठीक है, एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कामतंत्र, क्या नाम था, कामतंत्र। कामतंत्र की रचना जो थी शर्ववर्मन ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये संस्कृत में था, किसमें था, संस्कृत, संस्कृत में था, किसमें था ये, संस्कृत में था कामतंत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल की एक रानी हुई थी जिसका नाम था मल्लेवती, क्या नाम था हाल की एक रानी का नाम था मल्लेवती, क्या नाम था, मल्लेवती नाम था, ठीक है। ये संस्कृत भाषा के विदुषी थी, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है श्रीलंका से आती थी, ठीक है। मल्लेवती जो थी इसकी रानी जो थी संस्कृत भाषा का मतलब विद्वान हुआ करती थी। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किस शासक ने मतलब शुरू किए थे, सातवाहन वंश। बिल्कुल, सातवाहनों ने शुरू किया था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ की बात करेंगे तो किसने शुरू की थी, तो सातवाहनों ने शुरू की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आपको एक अभिलेख से पता चलता है, किस अभिलेख से, तो नानाघाट अभिलेख से, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कौन सा अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से पता चलता है। सातवाहनों ने मतलब क्या किए, तो सातवाहनों ने मतलब क्या किए, तो मतलब ब्राह्मणों को मतलब भूमि दान दिए, ठीक है। इस अभिलेख में क्या देखने को मिलता है, नानाघाट अभिलेख में देखने को मिलता है, जिस ब्राह्मण ने मतलब क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसको एक गांव दान में दे दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बता दिया, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, नानाघाट अभिलेख याद रखिएगा, जिसमें सातवाहनों के द्वारा, ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाने की प्रथा के बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिलता है। याद रहेगा कि भूल जाएंगे, याद है। याद रहेगा, ठीक है। निम्न कथन पर फिर से आपको विचार करना, सातवाहनों के समय सर्वाधिक सीसा के सिक्के जारी किए गए, क्या सही लग रहा है क्या आपको, सही है सर। सातवाहन अपना सिक्का ढालने के जिस शीशे का इस्तेमाल उसे रोम से मंगाया जाता था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, किसी भी तरह का कोई गलती नहीं है। सातवाहनों के समय जो सिक्के जो बनते थे, ठीक है, वो मतलब शीशे के सबसे ज्यादा सिक्के बने। इसके अलावा शीशे के सिक्के तो बनते थे, लेकिन चांदी के भी बने, तांबे के बने, एक विशेष प्रकार का धातु का सिक्का बने, इसको बोलते हैं पोटीन। जी सर। अगर पूछे कि किस शासन के समय पोटीन के सिक्के बने, तो सातवाहन के शासकों के समय में, ठीक है, पोटीन के सिक्के बने, ठीक है। और सीसा के सिक्के सर्वाधिक जो थे इन्हीं के शासनकाल में बने, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। ये सेट नंबर 4 है, ठीक है। ऐसा ऐसा बीपीएससी के एग्जाम से पहले हम लोग 150 सेट को कराने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि बीपीएससी के एग्जाम के लिए हमारा संपूर्ण तैयारी 3 है, सॉरी 4 टोटल हुआ है, जिसमें से 3 का डिस्कशन हो रहा है, चौथा भी दिया जा चुका है, ठीक है। आप चलेंगे 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत की कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कुजुल कड़फिसेस। बिल्कुल नहीं, कुजुल कड़फिसेस नहीं, बीम कड़फिसेस को, ठीक है, किसे, बीम कड़फिसेस को, ठीक है, कुषाण शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की नींव रखी, ठीक है, किसने रखा,
कुजुल कटफिशस ने किसान वंश की नींव रखी, लेकिन मजबूत करने के काम जो था किसने किया था? तो भीम कटफिशस ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिए। बोलेंगे कुषाण जो थे किस जनजाति से आते थे? एक जनजाति का नाम क्या था? ठीक है, यूची जनजाति। कौन सी जनजाति थी? यूची जनजाति से कुषाण जो थे आपको बिलोंग करते थे। किस जनजाति से? यूची जनजाति से किसान जो थे आपको बिलोंग करते थे। ये आप ध्यान में रखो। कौन सी जनजाति? यूची। याद रहेगा? जी। भूलेंगे तो नहीं? तो आपको ध्यान में रखना यूची जनजाति। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा। भीम कटफिशस से कुछ प्रश्न और भी ले सकते। क्या ले सकते भीम कटफिशस से? कन्फ्यूशस को जो है ना चेन काओ के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से? चेन काओ के। इसके समय सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे। ठीक है, चेन काओ चेन के नाम से जानते थे। कुषाण शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां से प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? कुषाण शासक जो था, कनिष्क जो था, ठीक है, वहां पे बात करेंगे। पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके वहां से उसे क्या क्या मिल गया? तो विद्वान अश्वघोष उसको मिला, जो कि कनिष्क के दरबार में ही आगे चल के रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें, बुद्ध का भिक्षा पात्र मिल गया, एक अनोखा कुक्कुट मिला। ठीक है, सारा कुछ उसको मिलता है। ठीक है, समझ गया ना? ये कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार पे आक्रमण करने का इसी को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है। ध्यान में रखेंगे, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अश्वघोष ने आगे चल के किसका रचना करेगा? अश्वघोष तो बुद्ध चरित्र की रचना करेगा अश्वघोष। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे एक और भी, सौंदर्यानंद का। क्या बोलते हैं उसको? सौंदर्यानंद की रचना जो थी यही करते हैं। उसके बाद के सूत्रालंकार। ठीक है, बात करेंगे सूत्रालंकार। इसकी भी रचना जो था अश्वघोष कर। अगर पूछेगा बुद्ध चरित्र की भाषा क्या है, तो संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बौद्धों का, ठीक है, रामायण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना प्रश्न था, इसको ध्यान में रखेंगे। और कितना नंबर होगा? 20। निम्नलिखित में कौन विद्वान कशीन के दरबार से संबंधित नहीं था? मतलब कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था। कौन नहीं रहता था? जीवक जो था कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था। बाकी अश्वघोष थे, चरक जो थे, जिन्हें चरक से पार्श्व थे, ये सारे के सारे थे। जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार। था बिंबिसार के दरबार में रहता है। किसके दरबार में रहता था? बहुत सुंदर, बिंबिसार के दरबार में जो था, ठीक है, कौन रहता था? जीवक जो था बिंबिसार के दरबार में भेजता, जो कि बौद्ध की सेवा के लिए जीवक को आपको भेजा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से ठीक है, प्राचीन काल के किस शासक वंश ने द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की? द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की प्राचीन काल में? तो कुषाणों ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की? कुषाणों ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुषाणों ने प्राचीन काल में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया था। कुषाणों के राज्य शासन में छत्र प्रणाली चलाई थी। कौन सी प्रणाली? छत्र प्रणाली का संबंध किससे है? छत्र प्रणाली, बिल्कुल, छत्र प्रणाली की बात करेंगे, संबंध की बात करेंगे तो कुषाणों से। ठीक है, बात करेंगे मृत राजाओं की मूर्तियां। छत्र प्रणाली नहीं, कुषाण से संबंधित है। ठीक है, छत्र प्रणाली चलाया था। ठीक है, एक और भी प्रश्न है, रोम के शासकों के समय मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनाने की प्रथा जो थी इसी के शासन काल में मतलब स्थापित हुआ था, जिसको देवकुल भी कहते थे। ठीक है, और कुषाण ही पहला था। कुषाण ने 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन की परिपाटी भी चलाई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ भी इसने ही करवाया था। मतलब 2 राजाएं होते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शीशा ढालने की जानकारी आपको कहां से, सॉरी, भारत में शीशा ढालने की जानकारी आपको कहां से कब देखने को मिलती है? प्रथम सदी के आरंभ में भारत में शीशा ढालने की जानकारी जो थी आपको प्राप्त होती है। निम्नलिखित में किसने द्विभाषिक लेख पे अपना पहला स्वर्ण सिक्के जारी किए? ठीक है, तो सबसे पहला स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया? भारत में स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय किसे जाता है? हिंद यवन। अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए, जिसको हिंदीवन भी कहते थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए?
कुषाण ने सर गुप्त ने गुप्तों ने, ठीक है। किसने? सर्वाधिक गुप्त गुप्तों ने, ठीक है। अगर शुद्धतम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। तो कुषाणों कुषाणों ने ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हिंद, माइक बंद कर लीजिए। हिंद दीवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जिनपे द्विभाषी लेख लिखे होते थे। एक तरफ यूनानी भाषा लिपि में तो दूसरी तरफ किसमें होता था? तो दूसरी तरफ प्राकृत भाषा खरोष्टी में लिखा होता था। उन्होंने सोने चांदी में तांबे के सिक्के चला। सोना का सिक्का का वजन की बात करेंगे तो 133 ग्रेन के आसपास होता था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि, कनिष्क के दरबार नागार्जुन, राजा हाल में गुणाध है, चंद्रगुप्त मौर्य में जीवक। तो बताए कौन सुमेलित नहीं है? क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य जीवक। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जीवक जो थे नहीं थे। राजा हाल में गुणाढ्य थे, कनिष्क में नागार्जुन थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं क्योंकि उन्होंने उस समय सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, पता है ना। आप चलते 25 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करें। कुषाणों ने सोना एवं तांबे के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही दोनों चाहिए शुद्ध। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल सही है, कुषाण ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के थे। अगर बात करेंगे सर्वाधिक, अगर पूछेगा सोने के सिक्के किसने जारी किए तो गुप्तों ने जारी किए। लेकिन गुप्तों को, बिल्कुल, गुप्ताज के सिक्कों में शुद्धता की गारंटी नहीं थी। ठीक है, शुद्धता जो था नहीं था। जबकि इन्होंने जो सिक्के जो जारी किए वो मतलब क्या थे? काफी अधिक, मतलब क्या थे? शुद्ध थे। कुषाणों ने सोना एवं चांदी के दोनों के सिक्के जारी किए। केवल सोना केवल चांदी नहीं, दोनों का सिक्का जारी किया। दोनों का दोनों सही है। भारत में सबसे पहले मतलब सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो क्या बताएंगे सबसे पहले? हिंद दीवन। बिल्कुल, तो सबसे पहले बात के हिंद दीवन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप इसे क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, आगे चले। चलिए अब आगे चलते। 26वां प्रश्न दिए, गंधार मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्ति कला है। इस कला का उदय कनिष्क प्रथम के समय में हुआ। गंधार शैली में स्वात घाटी के भूरे रंग का पत्थर या काले सलेटी पत्थर का इस्तेमाल होता था। गंधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां केवल खरे प्रतिमा में बनाए गए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? डी सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो गंधार कला में, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति की बात करेंगे तो केवल खड़े में नहीं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बुद्ध की मूर्ति आसन बैठे हुए मुद्रा पे स्थानक खड़े दोनों में मिलती है। बैठे हुए में भी है, ठीक है, खड़े हुए में मिलते, केवल नहीं है। ठीक है, केवल की बात करेंगे, केवल खड़े में नहीं है। ठीक है, खड़े हुए भी है और बैठे हुए भी। ठीक है, खड़े हुए जो मुद्रा जो उसको बोलते हैं स्थानक मुद्रा बोलते हैं। कौन सा मुद्रा बोलते हैं बौद्ध धर्म में? स्थानक मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, जो बैठे मुद्रा जो उसको क्या बोलते हैं? आसन बोलते हैं। ठीक है, स्थानक मुद्रा, आसन मुद्रा, दोनों मुद्रा में बुद्ध भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, गंधार कला स्वात घाटी में भूरे रंग का पत्थर, सलेटी पत्थर का इस्तेमाल होता था। इस कला का उदय कनिष्क प्रथम के शासन काल में हुआ। कुषाणों की देन है गंधार कला। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है धार्मिक प्रस्तर मूर्ति कला। ये सारे के सारे फैक्ट सही है। जबकि केवल खड़े नहीं थे, स्थानिक एवं आसन दोनों मुद्रा में आपको देखने को मिलते हैं। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर पूछेगा इस कला का क्षेत्र कौन था तो तक्षशिला था, कपीसा था, ठीक है, पुष्कलावती था, बामियान था। बामियान कहाँ पर था? बामियान चर्चा में रहा। बामियान अफगानिस्तान में। बिल्कुल, आप अफगानिस्तान में बामियान पड़ता है। जब वहां पे, ठीक है, तालिबानियों की शासक, तालिबान जब वहां पे मतलब उसको क्या क्या एनेक्स किया, ठीक है, अफगानिस्तान को, तब बामियान का बुद्ध का मूर्ति जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल था उसको मतलब ब्लास्ट से मतलब उसको उड़ा देता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बामियान बुद्ध का मूर्ति जो था इसी कला में बना था। कनिष्क की राजधानी थी गंधार शैली। गंधार कहाँ पड़ता है? गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ पता? अफगानिस्तान का ही तो क्षेत्र है। महाभारतों में भी, ठीक है, मामा शकुनी कहाँ कहते थे? गंधारी कहते थे ना उसको, गंधार नरेश। जी सर। ठीक है, धृतराष्ट्र की जो वाइफ जो थी गंधारी, क्या नाम था इसकी माँ? क्या नाम है इसका? दुर्योधन की माँ, उसको गंधारी बोलते थे ना। जी सर। तो ये कल्चर का पार्ट रहा अफगानिस्तान हमारा। ठीक है, मौर्योत्तर काल में शतमान सिक्का किसका बना होता? शतमान सिक्का चांदी सर। बिल्कुल, शतमान सिक्का की बात करेंगे चांदी का बना होता था। ठीक है, मौर्य काल में शतमान सिक्का किसका बना होता था? चांदी का बना होता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। मौर्य काल में नगरों में विभिन्न प्रकार का सिक्कों का प्रचलन, सोने के सिक्के,
सोने के मुख्य सिक्के को निष्क कहते थे, स्वर्ण तथा पन थे। ठीक है, सोने के मुख्य सिक्के अगर बात करेंगे मौर्य काल में, निष्क क्या था? सिक्का। सोना क्या का सिक्का बनता था। था वो सब? ठीक है, सोने के मुख्य सिक्के निष्क, ठीक है, स्वर्ण तथा पन थे। पन क्या था? तो सोने का सिक्का था। शतमान किसका था? चांदी। चांदी। शतमान की बात करें, शतमान जो चांदी का सिक्का का बना, शतमान चांदी का बना सिक्का होता था। कानिकी क्या होता था? कानिकी की बात करें कि तांबा का सिक्का, सॉरी काकीनी बोलते थे उसको। कौन बोलते थे? काकीनी जो था तांबे का बना सिक्का, सॉरी तांबे का बना सिक्का जो था काकीनी। एक एक सिक्का जो आता था काकीनी, या तो तांबा का बनता था या फिर रांगे का बनता था। शतमान जो था चांदी का बनता था। निष्का, पान, स्वर्ण, सोना का सिक्का होता था मौर्य काल में। अब आप लोग देखो कितने नंबर प्रश्न देखेंगे, 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो देखिएगा जरा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुषाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए जिनका उपयोग दैनिक जीवन में व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता था। पहला स्टेटमेंट, कुषाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए परंतु उन्होंने अपने दैनिक जीवन में व्यापारिक लेन देन के तांबे के सिक्के का ही प्रयोग किया। कनिष्क ने सिक्कों पर बौद्ध, ब्राह्मण एवं ईरानी देवताओं के चित्र मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासक भीम कटफिसस ने ही चलाए थे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है? बताएंगे जरा हमें आप। पहला गलत है। बिल्कुल, सोने का सिक्के तो जारी कर दिए लेकिन इसका उपयोग दैनिक लेन देन में नहीं होता था। नहीं। यही स्टेटमेंट गलत है। कुषाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के तो जारी किए परंतु इसका लेन देन जो होता था अभी भी तांबे में, छोटा मोटा लेन देन जो होता दैनिक जीवन का लेन देन वो तांबे के सिक्का में होता था। मोदी जी ने 2000 का भी नोट जारी किया लेकिन हम लोग लेन देन कितने में करते हैं? 100-200 के नोट में ही न करते हैं। जी सर। दैनिक लेन देन के लिए 100-200 के नोट में ही नहीं करते। 2000 रुपया का खुदरा लेके, 2000 रुपया का लेके जाएगा, एक बिस्किट खरीदने के लिए कोई देगा? नहीं देगा। तो उसी तरह सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे लेकिन दैनिक लेन देन की बात करेंगे तो अभी भी, ठीक है, तांबे के सिक्का में ही किया जाता था। ठीक है, समझ रहा है ना? कनिष्क ने सिक्के पे बौद्ध धर्मावलंबी, ईरानी देवताओं का चित्र मिलते, सही है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के के बारे में भीम कटफिसस ने भी चलाया जो कि कुषाण वंश का वास्तविक, ठीक है, संस्थापक इनको मानते हैं। चलिए अब बात करेंगे कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? उजुल कटफिसिस। कौन था? उजुल कटफिस। उजुल कटफिसिस। अब पूछे कि इसका वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसिस। सबसे मतलब महान शासक कौन था इसका? सबसे महान शासक की बात करेंगे तो कुषाण के सबसे महान शासक कौन थे? कहाँ गया कनिष्क भैया? कनिष्क। कनिष्क, ठीक है, सबसे महान शासक कनिष्क। कुषाण किस जनजाति से संबंध रखते थे? यूची जनजाति। यूची, मध्य एशिया के यूची जनजाति से संबंध रखते थे। अब आते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है, इस पे जरा फिर से विचार कीजिए आप लोग। तो बात करेंगे गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का आरंभिक राज आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था। ठीक है, अगर बात करें पर्याप्त प्रशिष्टि के अनुसार, ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, तो ये तो बिल्कुल सही, गुप्त की स्थापना श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश का आरंभिक राज आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था, मथुरा वगैरह का क्षेत्र था। ये सही। गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे, ये भी सही। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है इसके? सही है, किसी भी प्रकार के नहीं है। गुप्त वंश की बात करेंगे तो आपको उदय ही कहाँ पे होता? उदय की बार प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज बिहार उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिलता है। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, और गुप्त वंश के संस्थापक की बात करेंगे श्रीगुप्त है, क्योंकि श्रीगुप्त अयोध्या तथा उसके पूर्व में सारनाथ के क्षेत्र पे अगर बात करेंगे तो 200 सारनाथ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 280 ईस्वी तक शासन की गुप्त का आपको देखने को मिलता है मुख्यतः। इसके बाद इसके पुत्र, मतलब श्रीगुप्त के बाद कौन शासक बनेगा? घटोत्कच जो था गुप्त वंश का शासक बनेगा। ठीक है, 240 से लेकर 280 तक आपको शासक जो दिखेगा किसका, कहाँ पे? श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? कब तक? 240 से 280 तक। ठीक है, उसके बाद आएगा घटोत्कच। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? आज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन।
ठीक है, कब आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, ठीक है। कहाँ से आया था फाइहान? और उद्देश्य क्या था फाइहान का आने का? चाइना से तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के प्रमाणिक ग्रंथों लिए की खोज स्कॉलर। करना, बिल्कुल ठीक है। बात के भारत किस मार्ग से आया था? ये स्थल मार्ग से आया था या फिर जल मार्ग से आया था भारत ये? सिल्क रूट से। बिल्कुल, तो सिल्क रूट जो था उसको स्थल मार्ग से आया था, ठीक है। सिल्क रूट जो था स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के काम करता था। तो स्थल मार्ग से आया था, लौटा था जल मार्ग से। ये भी प्रश्न कभी पूछते हैं, स्थल मार्ग से आया था, ठीक है। और बात करेंगे, ये मतलब दक्षिण, ये क्या दक्षिण भारत में जाता है, जिसको बोलते हैं त्राम लिपि। त्राम लिपि से सिंहली द्वीप होते हुए, ठीक है, समुद्री मार्ग से मतलब लौट गया था, ठीक है। पाटलिपुत्र में भी रहा था, लगभग 3 वर्षों तक ये पाटलिपुत्र में रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो अपने यात्रा के दौरान की बात करेंगे तो अंतिम चरण लुम्बिनी और वैशाली में गया था, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जरा इसको पकड़िएगा। प्रयाग प्रस्थित प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। पहला स्टेटमेंट है, प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या सही है क्या ये? बिल्कुल सही, किसी भी तरह का कोई गलती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्योंकि प्रयाग प्रस्थित अभिलेख की रचना किसके? हरिसेन के द्वारा किया गया है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त के विजयों का चर्चा आपको प्रयाग प्रशस्ति में आपको देखने को मिलता है, जो कि हरिसेन के द्वारा रचित है। प्रशस्ति का क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होता है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा होता है। तो राजा के दरबार में रहने वाले कवि जो थे उनके बारे में जनरली प्रशंसा किए करते थे। तो समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशन रहते तो उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। अब प्रयाग प्रशस्ति में भर भर का मतलब हरिशन ने किसकी प्रशंसा की है? तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है, ठीक है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति के 7वां जो अभिलेख जो है ना, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति 7वें श्लोक में, ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त या उत्तरी भारत के 9 शासकों को पराजित किए थे। सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसीलिए इसको भारत का क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है भारत का? नेपोलियन। नेपोलियन, बिल्कुल। किसने कहा था? बीएस स्मिथ ने भारत का नेपोलियन इसे विंसेंट कहा था। समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करा, बिल्कुल सही है। और समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ये गलत है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अच्छा सर, महाराजा धीराज की उपाधि, एक्सक्यूज मी सर, एक बात बताएं, चंद्रगुप्त नेपोलियन पहले आया था या समुद्रगुप्त? अगर इनका टाइम समुद्र पीरियड देखें नेपोलियन बहुत बाद में आ गया। नेपोलियन तो 1799 नहीं में नहीं, मेरा जी जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ, ये अंग्रेजों ने उसकी तुलना उससे कर दी, बल्कि नेपोलियन को बोलना चाहिए था कि ये समुद्रगुप्त है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन इतिहास में किसी ने ऐसा ही लिखने को कीर्तिमान मिलता है। स्थापित दैट इज किया डेबेटेबल नहीं। क्वेश्चन। हाँ, तो है, ऐसा तो है ही, लेकिन वो तो जाता बीएस स्मिथ जो था उसने मतलब नेपोलियन के साथ इनका कंपैरिजन कर दिया, बिल्कुल। अब जैसे बात करेंगे, हाँ बिल्कुल, ये तो कह ही सकते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब है ही, हमारा इतिहास ही ऐसे बनाया गया, विदेशियों के द्वारा लिखा हुआ है। नेपोलियन तो 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है, उससे तो बहुत वर्षों पहले की कहानी है। अब बात करें महाराजा धीराज की उपाधि की बात करेंगे, तो इसको धारण किया था, क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस उपाधि को धारण किया था, कि समुद्रगुप्त ने धारण किया था, ठीक है। तो बाकी सारा के सारा सही, यही गलत था, ठीक है, आसान था ये। प्रयाग प्रसिद्ध स्तंभ लिखते किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया? दौहित्र का मतलब क्या होता है? समुद्रगुप्त वो नानी जीतने वाला। क्या? नाती कहा नहीं, गाय को दूधने वाले को सर, नहीं नहीं, पुत्री को कहा गया है। लिच्छवी नाती दौहित्र, लिच्छवियों को जीतने नाती को हराने दौहित्र वाला कहते हैं, नाती ठीक को है। कहते हैं, उसका नानी। अरे सर हाँ, बताए थे ना सर, अरे हाँ, लिच्छवी से इसकी माँ आती थी। दौहित्र तो था ही, तो दुहिता को तो कहते थे, वो तो ऋग्वैदिक रीजन में था, ठीक है। समुद्रगुप्त को कहते हैं लिच्छवी दौहित्र। कहाँ गया समुद्रगुप्त? यही नहीं ऑप्शन? समुद्रगुप्त जी है ना तीन सर। अच्छा, नंबर सी में। नंबर में, ठीक है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सैन्य जानकारी के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। और जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने रचना की थी। किसने? हरिसेन ने इसकी रचना की थी, ठीक है। ध्यान रखो, किसने की थी? तो हरिसेन ने इसकी रचना की थी। अब पूछे किस शैली में की थी? अगर इस शैली पूछेगा ना, चंपू शैली में की थी, ठीक है। चंपू शैली में इसकी रचना की गई थी, ठीक है। कौन सी शैली? चंपू शैली,
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में किस विद्वान ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो आ ही गया बीएस स्मिथ। किसने कहा? बीएस स्मिथ ने कहा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब इसके विजयी सफल अभियान से प्रभावित होकर इसको भारत का नेपोलियन इसको कहा गया। ठीक है, अब चलते आगे। कुल मिला श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त ने परम भागवत का, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है, इसलिए ये सही है। ठीक है, समझ गए, कोई गलती नहीं। उपाधि याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर पूछेगा श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि, समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते थे। क्या बोलते थे? कविराज कहते थे। परम भागवत कहते थे। अश्वमेध पराक्रम भी कहते थे। अश्वमेध पराक्रम भी, पर धर्म प्रचार बंधु भी कहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते थे, देवराज कहते थे, देवगुप्त कहते थे। ठीक है, सब इन्हीं का नाम था। महेंद्र राज एक गुप्त शासक था जिनका नाम था कुमारगुप्त, जो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था ना, करवाया था ना कुमारगुप्त ने। इनको क्या बोलते थे? इसको महेंद्रादित्य बोलते थे। क्या बोलते थे? महेंद्रा। ठीक है, दित्य के नाम से भी इनको जाना जाता था। स्कंदगुप्त को भी विक्रमादित्य कहते थे। ठीक है, चलिए, बहुत सारे शासक सेम रंग के भी पता इन्होंने उपाधि धारण के लिए, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है। 35 नंबर देखिए, गुप्त काल में युद्ध से प्राप्त की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी को क्या बोलते थे? युक्त पुरुष। बिल्कुल, क्या बोला जाता है? युक्त पुरुष कहा जाता है। जो कि युद्ध से प्राप्त जो संपत्ति जो होती है, उसका लेखा जोखा करने वाला अधिकारियों को क्या बोलते थे? तो उनको बोला जाता था युक्त पुरुष कहा जाता। क्या बोला जाता था? युक्त पुरुष कहा जाता था। ठीक है, लेखा विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको महाअक्षपटलिक कहा जाता था। लेखा विभाग के महाअक्षपटलक इसको कहते थे। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप देखिए, गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई के आरोही क्रम में सजाई। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम क्या है, बताइए। तो सबसे पहले तो जानते हैं देश तो सबसे पहले होगा, जिनको राष्ट्रभुक्ति भी कहते थे। तो देश तो सबसे पहले होगा। तो इसको देश की राष्ट्रभुक्ति, उसका विषय आता था जो कि प्रांत थे, राज्य था। उसका विधि आता था, उसके बाद पेथ आता था, उसके बाद मतलब ग्राम होता था। ठीक है, तो सबसे पहले देश या फिर उस देश को राष्ट्रभुक्ति कहते थे। उसके विषय पर होता था, विषय के बाद विधि आता था, विधि का पेथ आता था, सबसे छोटा जो था उसको क्या बोलते थे? ग्राम बोलते थे। गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था नगर के मुख्य अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो द्वारपाल मतलब पूर्वपाल कहते थे। क्या कहते थे उसको? पूर्वपाल। ठीक है, तो गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था में नगर के जो मुख्य अधिकारी जो होता है, जस्ट लाइक समझ लीजिए मेयर, क्या होते बोलेंगे? ये साहब मेयर साहब से थे। ठीक है, इनको पूर्वपाल कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये जानकारी आपको मिलती थी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था जो था। ठीक है, नगर प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। इसकी जानकारी को जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, समझ गया ना। और ये नियुक्ति संभवतः पौर कहा जाता है। ठीक है, पौर इसी को बोलते थे। ठीक है, पूर्वपाल या फिर पौर कहते हैं। ठीक है, यही से शब्द है महापौर। ठीक है, अभी भी शहरों में महापौर होता था, जिसको अंग्रेजी में मेयर बोलते थे। ठीक है, नगर के नियुक्ति के लिए जो समिति जो बनती थी उसको पौर कहते थे। ठीक है, चलिए आगे। गुप्त काल के किस अभिलेख से मिलता है कि विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण मरम्मत रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा की गई थी? मंदसौर अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब यहाँ से जानकारी मिलती है। गुप्त काल के किस अभिलेख से ये जानकारी मिलता है? विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन से मंदसौर अभिलेख संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलेंगे। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते थे? दिनार सर। बताइए, क्या बोलते हैं? दिनार बोला जाता था। ठीक है, ध्यान में, इनकी स्वर्ण मुद्राओं को क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। ठीक है, अगर बात की इनकी स्वर्ण मुद्राएं की शुद्धता कैसी थी, तो शुद्धता ठीक ठाक थी, लेकिन मतलब कुषाणों के तुलना में कम थी।
बात करेंगे गुप्त राजाओं ने चांदी के सिक्के कब चलाए। तो चांदी के सिक्का गुजरात विजय के बाद, ठीक है, चांदी के सिक्के चलाया गया। इनको बोलते हैं रुपया बोलते थे। क्या बोलते थे? रुपया का जो था, ठीक है, रुपया का जो था, इसको चांदी के मुद्रा को कहते थे। ठीक है, मिलने अगर बात करें गुजरात विजय के बाद इन्होंने मतलब चलाए थे। ये विजय संभवतः जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों के, ठीक है, शक को जब इन्होंने हराया था तो अपने नाम से चांदी का सिक्का चलाए थे। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें क्योंकि शकों को हराने का इन्होंने उपाधि धारण की थी और उसी समय से मतलब इन्होंने गुप्त काल में चांदी के सिक्के का भी आपको प्रचलन आपको देखने को मिलता है, जिसको रुपया का नाम से जानते थे। 40 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या होगा इसका आंसर। इतनी शांति क्यों है भाई? चलिए, भगवान शिव के एक मुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना, ठीक है, गुप्त काल में शिव भगवान का मूर्ति क्लास देखें 6 एनसीईआरटी है क्या ये सब? ये क्लास 6 का नहीं होगा। क्लास 6 में गुप्ता वगैरह के बारे में इतना डिटेल तो नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एनसीईआरटी से उठाया है इसको, कुछ इधर उधर से मिक्स भी कर दिया है। पढ़ा हुआ नहीं क्या आप लोग का? पढ़ा हुआ है सर, सर हम लोग तो एंशिएंट में मैक्सिमम पढ़े हुए हैं ल्यूसेंट, उसके बाद अगर कोई बुक पढ़े नहीं है ल्यूसेंट का, मतलब एंशिएंट का बुक का, तो इसी कारण से सब नया नया लग रहा है। पढ़ा दूंगा पेड ग्रुप में, ठीक है, 17 तारीख के बाद। अगर दिक्कत होगा तो पढ़ा देंगे, मेडिवल पढ़ा देंगे, संस्कृति आईएएस का बहुत अच्छा है, इसका नोट्स एनिसेंट का पढ़ा देंगे, बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मंदिर बनाने का सबसे क्रमवार विकास की बात करें गुप्ता के समय में शुरू होता है। गुप्त के समय में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, शिव के अर्धनारीश्वर का रूप की रचना भी मतलब गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छिपाने के मूर्तियों के वस्त्र का प्रयोग करना प्रारंभ जो था। पहले का मूर्ति का आपने देखा होगा तो उसमें वस्त्र का निर्माण आपको नहीं देखने को मिलता है। नहीं पाजी गुप्त सर। काल के समय में मूर्तियों में वस्त्र का निर्माण भी शुरू हो गया था। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ठीक है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम किनके द्वारा लिखा गया? देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त विशाख और एक मिनट सर, कठिनम कालिदास, सॉरी देवी चंद्रगुप्तम कालिदास ने लिखा है। सुदरक मृग कटिरम सुदरक। विशाखा दत्त ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम क्या दिक्कत है इसमें? मिच कठिनम तो मेरे को शुद्रक का है, कंफ्यूजन लगा। ठीक है, चारुदत्तम भास का है, विक्रम उर्वशीयम कालिदास का है। विक्रमो क्या पढ़ेंगे इसे? विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सारे के सारे जो है, ठीक है, किसकी कहानी है? मतलब कालिदास का। मालविका और अग्निमित्र का प्रेम कहानी मालविकाग्नि मित्र में है। अभिज्ञ शकुंतला, ठीक है, और किनका प्रेम कहानी इसमें? अभिज्ञान शकुंतला में भरत के पिताजी का नाम क्या था? शकुंतला और राजा क्या नाम था उनका? दुष्यंत। हाँ। शकुंतला का प्रेम कहानी जो अभिज्ञान शकुंतला में देखने को मिलता है। दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होता है उनका नाम पड़ता है भरत। ठीक है, स्वप्नवास दत्ता, चारुदत्तम किसकी कृति? भास की। मृच कटिनम जहाँ पे किसकी तुलना मतलब टूटी हुई नाव से की गई है? क्या बोलते हैं उसको? स्त्रियों की तुलना टूटी हुई नाव। नहीं, यज्ञ की तुलना, यज्ञ यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, किसमें? मृच कटिनम में। मृच कटिका होता है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। क्या होता है मृच कटिका मतलब? क्या होता है? मिट्टी का खिलौना गाड़ी। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त का है। ठीक है, तो ये सारे का सारा आपस में मैच्ड है। ठीक है, यही सारे कंफ्यूजन जो है, इसी के लिए बीटीएस तरीके से सब कुछ को, अगर मान लीजिए आप एक सेट कर रहे हो, आपको इसमें दिक्कत हो रहा है, ऐसा अगर 50 सेट अगर आप एनिशिएंट हिस्ट्री के करोगे तो मतलब एग्जाम में कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है। इसी में अगर 20 साल का प्रीवियस ईयर का सारा चीज अगर करवा दिया जाएगा यूपीएससी लेवल का, तो विशेष से बीपीएससी के एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध गुप्त काल से नहीं है? बताइए, आसान पहचान बता ही दोगे आप लोग। आर्यभट्ट।
चरक चरक ठीक, चरक का चरक का नहीं है, ठीक है। चरक चरक जो था कनिष्क के दरबार में रहता था। कॉमन सेंस है ये। चरक अश्वघोष की बात करेंगे, चरक की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान, कनिष्क के दरबार में, ठीक है। गुप्त काल को गोल्डन एज इसीलिए कहते हैं कि गुप्त काल का समय गणित के लिए, ज्योतिष के लिए, आयुर्वेद के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, सब के लिए मतलब जो था प्रसिद्ध था। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ की बात, आर्यभट्टियम, क्या नाम था उसका, आर्यभट्टियम, और ठीक है। सूर्य सिद्धांत। गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष के 12 मिहिर जो था, उनका भी नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा की गई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 6वीं शताब्दी उत्तर में पुष्य भूति वंश का उदय भारत के किस राज्य में? पुष्य भूति वंश का थानेश्वर में हुआ। थानेश्वर कहाँ पर था पता होना चाहिए आप लोग को, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में, हरियाणा में। हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में नहीं, हरियाणा में थानेश्वर है, ठीक है। और बात करेंगे पुष्य भूति वंश का संस्थापक पुष्य भूति था। इस वंश का सबसे महान शासक की बात करेंगे, कौन था? तो हर्षवर्धन जो था इसी वंश का, नहीं, हर्षवर्धन इसी वंश का शासक था, जिसकी लड़ाई पुष्य किसके साथ हो जाती है? पुलकेशिन द्वितीय के साथ, सेकंड ठीक से। है। हर्ष के अभिलेखों में हर चरित्र में उल्लेख शब्दों पे कौन सुमेलित नहीं है? बात करेंगे कौन सुमेलित नहीं, तो देखें, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। संधि विग्राहक, युद्ध और शांति का मंत्री होता था, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। महाबलाधिकृत सेनापति को बोलते थे। कटुक को राजवंश से संबंधित अधिकारी कटुक। यम चिट्ठी स्त्रिया संरक्षक, ये गलत है, ठीक है। कटुक की बात करेंगे या फिर चटभट की बात करेंगे, सारे के सारे पुलिस थे। क्या थे ये? पुलिस थे। कटुक जो थे आई थिंक बड़े पुलिस अधिकारी, चटभट जो थे ना छोटे छोटे पुलिस अधिकारियों को चटभट कहते थे, ठीक है, चटभट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर 45 नंबर, ठीक है, सैन्य की हर्ष व्यवस्था के संबंध में, हाँ गलत क्यों है उसका सही बताइए ना। बता तो दिए, कटुक जो था पुलिस को कहते थे, राजवंश से संबंधित अधिकारी दिया, गलत है, राजवंश से संबंधित अधिकारी थोड़ी ना, तो पुलिस को बोलते थे कटुक। कटुक जो था, चटभट, ये सारे के सारे पुलिस थे। हर्ष की सैन्य व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हर्ष की सैन्य व्यवस्था को चतुरंगनी कहा जाता है। चतुरंगनी मतलब चारों प्रकार का सेना होना चाहिए। चतुरंगनी सेना में घुड़सवार सेना आता था, हाथी आ जाएगा, पैदल सेना, ठीक है, हाथी, पैदल घोड़ा सेना और होता था, सबके साथ। हर्ष की सेना चतुरंगनी था, सही है। कुंतल घुड़सवार सेना का प्रधान था, कुंतल, ठीक है। गज सेना का प्रधान के कटुक कहते थे। कटुक जो था सेना था, बड़ा सेना, अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा, कटुक जो था क्या पुलिस था, सेना था। गज सेना का प्रधान। और सिंहनाद सेना का प्रधान था, सिंहनाद सेना का प्रधान था, ठीक है, ओवरऑल सेना का प्रधान, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है, किसी भी तरह का स्टेटमेंट जो था नहीं था। एक जो था संदेश वाहक होता था, जिसको बोलते ध्वज लेके जो चलते रहता था, दीर्घ ध्वज, आगे में ध्वज लेके जो चलता था उसको संदेश वाहक कहते थे। तो सारे के सारे क्या, नहीं कोई नहीं गलत है, ठीक है। सिंहनाद सेना का प्रधान था, ठीक है, ये पूरा सेना का प्रधान, ये सारे सेना को जो लीड करता था उसको सिंहनाद कहते थे। चतुरंगिनी सेना को लीड करने वालों को सिंहनाद कहते थे। गज सेना को लीड करने कटुक कहते, कुंतल सेना को लीड करने वालों को घुड़सवार कहते थे, ठीक है। अब पैदल सेना तो इसी के अंदर आ जाता था। हर्ष के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भौगिक जो था कर वसूलने वाला था। पुस्तपाल जो था जमीन का हिसाब रखने वाला था। वनपाल जो था वन का रक्षक होता था। राज्य के आय का महत्वपूर्ण स्रोत जो था व्यापार था। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताइए, दिख गया होगा सीधा सीधा। देखिए, राज्य की आय का अभी भी व्यापार उतना डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। राज्य का आय का महत्वपूर्ण स्रोत व्यापार नहीं था, क्या था? अभी भी कृषि ही था, ठीक है, यही गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वनपाल वन का रक्षक, पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला, भौगिक की बात करें कर वसूलने वाला, ठीक है। अब आते हैं हर्ष के शासनकाल में भूमि कर उपज का कितना था? तो जाहिर सी बात है, जो शास्त्रों में लिखा गया, शास्त्रों में हमारा टैक्स कितना रखा गया? शास्त्रों में हमारा टैक्स 16। बिल्कुल, शास्त्रों में हमारा टैक्स की बात करें 16 है। यहाँ पर भी हमारा टैक्स कितना था? 16 ही हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष के द्वारा नहीं की गई? हर्षचरित, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी, क्या किसकी? हर्षचरित बाण भट्ट ने, ठीक है, किसने रचना की? बाण भट्ट ने, ठीक है। हर्ष किसकी रचना की? बाण भट्ट की, ठीक है।
नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली की रचना इसने नहीं की थी, इस पे आरोप लगते थे, इसने मतलब अपने ही दरबार के एक मतलब व्यक्ति को पैसा देके खुद ही मतलब लिखवा लिया था और अपना नाम दे दिया था, ठीक है। लेकिन रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद की रचना इसी ने किए थे। आगे आते हैं, बताएंगे आप जरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, सही लग रहा है क्या? भर भर के दास प्रथा गलत गुप्त है, काल में गलत देखने को लगता है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा गलत है। दास प्रथा है। गुप्त काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन होगा, सही है। गुप्त काल में एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रचलन देखने को मिला, जहां पे एक सैनिक भोजराज के जहां पे एक सैनिक भोजराज के मृत्यु हो जाने पे, युद्ध भूमि में शहीद होने पे उसकी पत्नी के द्वारा, ठीक है, सती होने का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। गुप्त काल में उत्तर भारत में देवदासी प्रथा का भी साक्ष्य होते थे। मुख्यतः देवदासी प्रथा दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रचलित थी, लेकिन उत्तर भारत में आपको देवदासी प्रथा का आपको देखने को मिलता था, ठीक है। आप गुप्ता पीरियड में भी, सॉरी, आप जब पढ़े होंगे मतलब इनके बारे में, बौद्धिज्म के बारे में जब पढ़े होंगे, तो वहां पर भी एक आम्रपाली नामक नगर वधु बोलते थे वहां पे, ठीक है। उस देवदासी नहीं था, वो नगर वधु था। उन्होंने जब बुद्ध भगवान से जब मिले तो आम्रपाली ने अपने आप को, बौद्ध धर्म को अपना के अपने आप को नगर वधु का काम छोड़ के समर्पित हो जाती है, ठीक है। तो उत्तर भारत में, ठीक है, एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रचलन, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, मिलता ही है, ठीक है। उसके और बात करेंगे, ठीक है। गुप्त काल में प्रदा प्रथा का भी प्रचलन हो चुका था, ये भी क्या है, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। देवदासी प्रथा भी था, उत्तर का दास प्रथा प्रचलित नहीं था, यह स्टेटमेंट क्या गलत है। गुप्त काल में नहीं जोते वाली भूमि को क्या बोलते हैं? जो भूमि नहीं जोती जाती थी, तो पता चल रहा है, ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो गुप्त काल में नहीं जोते वाली भूमि को क्या बोलते थे? अपराहत। नहीं, अपराहत भूमि तो कुछ होता ही नहीं था ना, जंगली जंगली भूमि होते थे, ठीक है। उसको बात करेंगे खील। खील जो था ना, नहीं भूमि वो थी, इसको जोतते नहीं थे, ठीक है। अपराध जो था जंगली भूमि था, ठीक है, इसको क्यों जोतेंगे? तो जंगल वाला भूमि था अपराध, ठीक है। अपराध ये बिना जोती हुई जंगल भूमि थी, ठीक है, अपराध। औदक किस प्रकार का भूमि? ये जंगली भूमि था, जंगली, बिना जोती हुई जंगली भूमि थी। वास्तु का निवास करने वाला भूमि को नहीं बोलते, वास्तु जी सर। निवास होता था यहाँ पे, ठीक है। औदक जो था दलदली था, कैसा था? दलदली था, ठीक है। खील की बात करें, खील कैसा था? खील वही तो नहीं जोतने बंजर। वाली। नहीं जोती वाला, ठीक है, नहीं जोतने वाली, ठीक है, इसको खील बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हेयन सांग ने निम्न किस उपनाम से जाना जाता है? हेयन सांग को नीति का पंडित कहते थे, शाक्य मुनि कहते थे, यात्रियों का राजकुमार कहते थे, ठीक है। सारे के सारे, ठीक है, शाक्य मुनि भी कहते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या सही है, ठीक है, समझ गए, कोई भी इसमें गलती नहीं है, ठीक है। प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स भी कहा गया है इसको, मतलब यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स। अब आते हैं 52 नंबर प्रश्न में, आते क्या है देखेंगे जरा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं? गोमतेश्वर की प्रतिमा तमिलनाडु, हवा महल जयपुर, लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर, कोणार्क का मंदिर ओडिशा। बताइए कौन सा सही नहीं है? पहला वाला तमिलनाडु गोमतेश्वर। तक में नगतनेश्वर। हाँ, श्रवण बेलगोला में आई थिंक। कर्नाटक, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, गलत है ये हमें कर्नाटक होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गोमतेश्वर में बात करें, भगवान गोमतेश्वर का मूर्ति की हाइट की बात करें, 18 मीटर की हाइट है इसकी। कितनी? 18 मीटर की हाइट। इनका निर्माण गंग देव के मंत्री और सेनापति चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया है, ठीक है, समझ गया ना। यहीं पे तो सर चंद्रगुप्त मौर्य गया था ना अंतिम समय। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में ही उनको मतलब क्या हुआ था, कौन सा संलग्ना मेथड से अपने मतलब प्राण को क्या किया था इन्होंने? त्याग दिए थे, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल। खत्म करवा दूं ना 100 तक? यस सर, करवा दीजिए। यस सर। आप चलेंगे 53 नंबर प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? शुंग वंश का राजधानी का, शुंग वंश का पाटलिपुत्र। 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 सातवाहन का प्रतिष्ठान था, कदम का बनवासी था, चंदेल का महोबा था। कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे क्या है, सही है, ठीक है। सातवाहन की राजधानी की बात करेंगे तो सातवाहनों की राजधानी की बात करेंगे, प्रतिष्ठान था, जो कि अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद में आपको देखने को मिलता है, ध्यान में रखेंगे, समझे। उसका सातवाहन प्रतिष्ठान हो गया, कदम बनवासी हो गया, चंदेल महोबा हो गया, ठीक है। इन सारे फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गुप्त के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। प्राचीन भारत का
स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का दोहरा नहीं होना चाहिए। भूमि का उपज की बात तो 1/4 था, ये सारा सर गलत है, ठीक है। 1/4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/3 बिल्कुल 1/6 हो जाएगा। बाकी गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त था, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1/4 की जगह पे A6 होगा, यही गलत है। हूण आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है, हूण आक्रमण की जानकारी A2 भीतरी अभिलेख तो से ना भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, भीतरी हाँ भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है हूण आक्रमण का। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मत ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, संस्कृत में है। कहाँ से मिलेगा, गाजीपुर में मिले, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्कंदगुप्त का शासन नहीं है? बिल्कुल हाँ, स्कंदगुप्त से स्कंदगुप्त में संबंधित है भीतरी भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं दक्षिण भारत का इतिहास, अब आ जाएगा मे भी। चलिए, तोल्कापियम के लेखक तोल्कापियर सही है, शिल्पादिकरम, इलांगोआडिकल, मणि मेखलई, सितले सतनारा, जीवा चिंतामणि, तिरुक्तेवर, सारे के सारे सही है, कोई भी दिक्कत नहीं, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। तोल्कापियम के लिए मेरे साथ एक बार बोलिए, तोल्कापियम के लेखक तोल्कापियर, शिल्पादिकरम का लेखक इलांगोआदिगल, इलांगो अर्डिगल ठीक है, मणि मेखलई में सितले सतनार, जीवा चिंतामणि, तिरुक्तेवर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए बताना, संगम साहित्य के संबंध में निम्न कथाओं पे विचार करें। शिल्पादिकरम को तमिल साहित्य का इलियड कहते हैं। मणि मेखलई की बात करेंगे, तमिल साहित्य का महाकाव्य, बात करेंगे महाकाव्य या फिर रामायण कहते हैं, ठीक है, गलत है, ठीक है। कुरल की बात करें, तमिल साहित्य का ओडिसी है, गलत है, ठीक है। तोल्कापियम तमिल साहित्य का पहला व्याकरण ग्रंथ, ये सही है, ये सही है, ठीक है, 1 और 4 सही, बाकी ये ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। शिल्पादिकरम का क्या मतलब होता है, शिल्पादिकरम का मतलब होता है नुपुर की कहानी, पायल की कहानी, ठीक है। इसके लेखक कौन था, इलांगो आदिगल थे। इसके नायक क्या ना, तो इसके नायक का नाम बलन और नायिका का नाम कन्नगी है, ठीक है, कन्नगी और बलन, ठीक है, ध्यान रखें। गणिका का नाम क्या, माधिवा, माधिवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तमिल साहित्य का इसको इलियड कहा जाता। मणि मेखलई की बात करें, कोबलम और माधवी के पुत्री का नाम मणि मेखलई था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वह मतलब प्यार में पड़ जाती है, ठीक है, उसकी स्टोरी आपको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इसके लेखक का नाम क्या है, सितले सतनारा। मणि मेखलई को ना ओडिसी कहते हैं। कुरल जो था ना, तमिल साहित्य का महाकाव्य या रामायण था, ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। अगर पूछेगा तमिल साहित्य का ओडिसी कौन था, तमिल साहित्य का ओडिसी की बात क्या है, मणि मेखलई हो जाएगा। कुरल की बात तमिल साहित्य का महाकाव्य रामायण कहा जाता है। ये इधर का इधर, इधर का इधर कर दिया, इसलिए गलती होगा। बाकी 1 नंबर और 4 नंबर क्या है आपका सही है, बाकी क्या है गलत है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत 3 राजवंशों का, चोल चेल पांडे, कहा गया, चेर चोल पांडे, ठीक है, चेल पांडे, डी है। बिल्कुल। अगर पूछेगा किसने मतलब संगम साहित्य का तीनों संगम का आयोजन किया था, पांडे ने करवाया था। किसने करवाया था, पांडे की राजधानी में ही हुआ था, ठीक है। पहला मदुरा में, दूसरा कपाटपुरा में, फिर तीसरा भी कहाँ पे होता, मदुरा में ही होता है, ठीक है ना। यस सर, समझ गए आप। चलेंगे 59 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पांडे वंश के बारे में सही है, इसका संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन हुआ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों के बारे में सब पता चलकर मेगास्नीज के इंडिका से मिलता है। नोडियन पांडे का संस्थापक नेडियोन, ठीक है। मेगास्नीज का जो पांडे राज्य का शासन व्यवस्था में पित्तसात्मक लक्षण था, नहीं पित्तसात्मक नहीं था, ठीक है, मातृसात्मक लक्षण था, ठीक है, ठीक है, मातृसात्मक लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पांडे की राजकीय चिन्ह की बात का मछली था, कौन था, मछली सर, मछली था, ठीक है, ध्यान रखना। नेडियोन वंश का मतलब क्या था, संस्थापक था। एक का क्या हो जाएगा, चोल का सर बाघ था, चेर का बात करेंगे धनुष था, क्या धनुष, क्या बोला, पांडे के बारे, पांडे वंश में बताया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पांडे वंश के बारे में चर्चा किया है मेगास्नीज ने, बिल्कुल किया है, ठीक है। मेगास्नीज जो था इसके बारे में बोला था, मतलब यहाँ पे, ठीक है। मेगास्नीज पांडे की राजा, अरे वो बहुत पहले बाद में आया था, ठीक है। मेगास्नीज थोड़ी ना इसके समय में रहा था, तो सैकड़ों वर्ष पहले पांडवंश था, ईसापुर में हो जाएगा, ठीक है।
बाद की लेखक है मेगास्थनीज ने चर्चा की इसके बारे में, न कि इसके समकालीन था, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मेगास्थनी जो था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला था ना, वही है। हाँ हाँ वही है, ठीक है, लेकिन उससे पहले की कहानी है ये, पांडे वाला उससे पहले की कहानी है, ठीक है, उससे पहले की कहानी है। तो यहाँ पे बताया था यहाँ की राज्य व्यवस्था जो था मातृसात्मक था, पितृसात्मक लक्षण नहीं था, ठीक है। धनंजय जो था इसका संस्थापक था, और मछली जो था मतलब क्या था, इसका क्या था, प्रतीक था। पांड्य वंश के किस वंश के निर्दोष कोबलन को फांसी की सजा दे दी? किसने निर्दोष कोबलन की फांसी की सजा थी? तो नेंदू जेलियन ने दिया था। किसने दिया था? नेंदू जेलियन ने फांसी की सजा दे दी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाद में जाकर सत्य की जानकारी जब नेंदू जेलियन को पता चला तो उसने मतलब गलत लोगों का मतलब फांसी की सजा सुना दी, तो उसने मतलब आत्महत्या कर दी, ठीक है। और बात कर रहे हैं इसी के शासक कोबलम की पति कन्नगी ने पांड्य राजा का त्याग करके चेर राज्य में शासन लिया, पांड्य राजवंश छोड़ देती है, ठीक है। कन्नगी जो थी किसकी पत्नी थी? कोबलम की पत्नी थी, ठीक है। कोबलम के प्रेमिका का नाम क्या था जिससे प्यार में पड़ गया था? माधवी। पता नहीं। माधवी नाम था, ठीक है। माधवी की बेटी का नाम क्या था? कन्नगी। इधर का उसका बेटी उसका बेटा ऐसा फिक्स कर दीजिए, ठीक। मनी मेखलाई। मनी मेखलाई नाम था, ठीक है। देखिए एक सबसे पहले कोबलम, कोबलम किससे प्यार, कोबलम की एक पत्नी रहती है, ठीक है। पत्नी का नाम क्या है? कोबलम की पत्नी का नाम कन्नगी, कन्नगी। ठीक है। इसको प्यार हो जाता है कोबलम से, किससे प्यार होता था? माधवी से, ठीक है। तो माधवी और कोबलम की एक बेटी होती है जिसका नाम क्या था? मनी मेखलाई, ठीक है। बाद में जाके कोबलम जो था माधवी के साथ भाग जाता, भाग के कहा चला जाता? पांडे राजकुमार के, पांडे राज्य के राजधानी में चला जाता, वहां पे इसके ऊपर चोरी का आरोप लगता है, ठीक है। नेंदू जेलियन वहां का शासक आता है, इसको फांसी की सजा सुना देता है। बाद में नेंदू जेलियन को पता चलता है कोबलम ने चोरी नहीं की थी, ये मतलब आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। ये बात कन्नगी को पता चलता था, कन्नगी विरोह मतलब एकदम उसमें चली जाती है, साफ दे देती है, ठीक है। बाद में कन्नगी भी शायद मतलब मर जाती है, ठीक है। ये जो कहानी जो है, ठीक है, ये कहानी आगे चल के मनी मेखलई कहानी, ठीक है, ये कहानी कौन थी? नुपुर की कहानी, ठीक है। मनी मेखलई है कौन सी कहानी? जब दोनों कहानी आपस में क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, समझ गए ना। और चलिए आगे एक प्रश्न आएगा और भी क्लियर हो जाएगा। पांडे वंश के संस्थापक नेंदुवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समुद्र की पूजा की प्रथा शुरू किया, सही है, ठीक है। पहरुलनी नदी, ठीक है, पहरुली नदी पे एक बांध का निर्माण का, ये भी सही है। सिंचाई व्यवस्था का ध्यान, ये भी सही। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। पांडे वंश का संस्थापक नेंदीगोन था। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी की बात करें मदुरा थी, ठीक है, मदुरा, ठीक है, मदुरा थी इसकी राजधानी, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, चोल वंश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक के अभिलेख से, मेगास्थनीज के इंडिकी से, इतने ब्राह्मण से, पाणिनि के अष्टाध्यायी से, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से चोल वंश के बारे में सर्वप्रथम आपको जानकारी मिलती है, ठीक है, समझ गए ना। तो चोल वंश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी की बात करेंगे तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से ही आपको देखने को मिलती है। इसको भी आप क्या करेंगे, याद रख सकते हैं अगर इच्छा हो तो, नहीं तो फिर भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संगम काल के बारे में जानकारी की मेगास्थनीज के इंडिका से मिलेगा, अशोक के अभिलेख से भी मिल जाता है, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी मिलती है। लेकिन चोल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से, ठीक है, जो कि एक प्रकार की संस्कृत की व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी है, ठीक है। संगय उरयुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न तो कई बार हुआ होगा, कपास के उत्पाद के लिए। ठीक है। कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो था उरयुर, जो था कपास के उत्पादन के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे चोल वंश का संस्थापक की बात करेंगे ना, क्या नाम था? चेन्नी जो था, क्या नाम था उसका? बिजाले वाला चोल नहीं है, वो बाद में चोल आता है, ये संगम कालीन चोल है। आप लोग जो चोल जो समझ के रहे हो, मध्यकालीन चोल की बात कर रहे हो, ये संगम कालीन चोल है। इसका संस्थापक की बात करें, उसका नाम था इलन जेट चेन्नी। क्या नाम था? इलन जेट चेन्नी जो था इस चोल का संस्थापक था। इसने उरयुर को अपनी राजधानी बनाई थी, जो कि सूती वस्त्र के लिए मतलब क्या था, विख्यात था। आप लोग जो बिजाले की बात कर रहे हो, ठीक है, ये संगम कालीन चोल नहीं है, मध्यकालीन चोल है, ठीक है। अभी हम लोग संगम काल में है, ठीक है, जहाँ पे 3 संगम का आयोजन किया गया था। चलिए, बेन्नी के युद्ध में चेर और पांडे के बीच संयुक्त सेना को किस शासक ने पराजित किया था? बेन्नी का युद्ध में,
करिकल बिल्कुल कराईकल। करिकल था। सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली चोर शासक जो था करिकल था, जिसने एक राजधानी अपने बनाई कावेरी पट्टनम। कहाँ बनाई थी? कावेरी कावेरी पट्टनम को इसने अपना राजधानी बनाई थी। ठीक है, ध्यान में रखिए। करिकल जो था सबसे महत्वपूर्ण चोर शासक था। इसको करिकल क्यों कहते थे? इसका एक पैर जरा हुआ था। ये बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। ये 7 सुरों का भी मतलब ज्ञाता था। ठीक है, बेन्नी के युद्ध में पांडे, ठीक है, चेर और पांडे की संयुक्त सेना को इसने पराजित किया। चेर भी थे और पांडे भी थे। ठीक है, इस दोनों को मतलब पराजित एक साथ। कभी पूछेगा संगम कालीन में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था, तो सबसे अधिक शक्तिशाली चोल था। पांडे। ठीक है, सॉरी, हाँ चोल। सबसे अधिक शक्तिशाली चोल था। अगर पूछेगा सबसे अधिक समृद्ध कौन था, तो सबसे अधिक समृद्ध जो था पांडे था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए ना? तो यहाँ पे कारिकल ने मतलब दोनों को संयुक्त सेना को मतलब क्या किया था? पराजित किया। बेन्नी का युद्ध, बेन्नी का युद्ध कहाँ से संबंधित है? संगम कालीन युद्ध है बेन्नी का युद्ध। संगम चोल वंश में उरेड के स्थान किस स्थान पर राजधानी स्थापित किया? ठीक है, कपाटपुरम में। नहीं, फुहार में। ठीक है, कहाँ पे? फुहार। ठीक है, ध्यान में, फुहार, फुहार। ठीक है, ध्यान में, फुहार। कपाटपुरम में नहीं। ठीक है, कपाटपुरम में दूसरा कौन हुआ था? दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा संगम। ठीक है, दूसरा संगम कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम में। ठीक है, पहला संगम मदुरा में। ठीक है, तीसरा संगम मदुरा में। मदुरा के कौन सा? उत्तरी वाला मदुरा में। ठीक है, ये भी डूब गया, ये भी डूब गया। ये कपाटपुरम सा दूसरा संगम वाला सद है जगह। ठीक है, सब समुद्र में डूब चुका है लगभग। मदुरा और ठीक है, मदुरई में क्या अंतर है? जो पढ़ते हैं चोल वाले मदुरई। वो अलग है। मदुरई, मदुरई को मंदिरों का शहर कहते हैं। ये दूसरा मदुरई, ये समुद्र में डूब चुका है ये मदुरई। ये नहीं है मतलब प्रेजेंट में नहीं है जगह। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे फुहार बनाया। ठीक है, ध्यान में, फुहार नामक नगर का निर्माण करवाया था। ठीक है, करिकल ने सिंचाई के लिए कावेरी पट्टनम के नदी पे 160 किलोमीटर लंबा बांध का भी निर्माण करवाया था। बेन्नी के युद्ध में, ठीक है, कैद किए गए सैनिकों का निर्माण कार्य, मतलब बेन्नी के युद्ध में जो हराया था ना इसने, चेल और पांडे सैनिकों को जो हराया जो था, तो फुहार में जब इसने मतलब बांध का निर्माण करवाया जिसका 160 किलोमीटर लंबाई जो था, करिकल ने सिंचाई के लिए कावेरी नदी, तो उसमें जो युद्ध में जो युद्ध बंदी जो थे उनको इस काम में लगा दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये फुहार को क्या बोलते हैं ना? फुहार को कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं, जो कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिए। एनसीईआरटी में क्लास 7 के क्लास में बजाबते के साथ लिखा हुआ, जब फुहार को कावेरी पट्टनम के नाम से कहते हैं, लेकिन दुख की बात है आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं होगा। राइट? ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ है, बोलेंगे तो मैं लाइन बाय लाइन दिखा दूंगा। ठीक है, फुहार को कावेरी पट्टनम के नाम से जानते थे। इसका निर्माण कारिकल ने करवाया था। ठीक है, उरैर के स्थान पर इसने मतलब राजधानी बनाया था फुहार को। फुहार जो था समुद्री शहर था, व्यापार यहाँ से खूब होता था, मोती भी मिलता था। ठीक है, अब बात करेंगे क्या था और क्या बताना था इसमें। बेन्नी के युद्ध में जो इसने, बेन्नी के युद्ध अपने पढ़ा ना, बेन्नी के युद्ध में इसने मतलब संयुक्त सेना को, ठीक है, चेर और पांडे का जो संयुक्त सेना को जो पराजित कर दिया, तो इसमें जो जो युद्ध बंदी जो पकड़े थे, तो यहाँ पे इसने मतलब फुहार नगर में मतलब पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है, 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण करवाया जो कि कावेरी नदी पे है। इसमें जो युद्ध बंदी को काम पे लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं नियुक्ता। ठीक है, निम्नोक्त राज्यों किसने श्रीलंका में दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो जाहिर सी बात बता ही देंगे। चोल ने जीता था। ठीक है, सबसे पहले चोल शासक राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के कुछ भाग को जीता, लेकिन इसके बेटा जी जो थे राजराजा चोल, राजराजा चोल ने, ठीक है, पूरे मतलब श्रीलंका को जीत लिया। ठीक है, श्रीलंका को जीता और श्रीलंका के शासक को भी बोला था चलो मेरे साथ तमिलनाडु। ठीक है, और वहां के शासक को भी मतलब लेके आ गया था। राजराज प्रथम ने कुछ हिस्सा जीता था, राजेंद्र प्रथम पूरा हिस्सा जीता था। उल्टा बता दिए क्या? हाँ सर। अच्छा, राजराज प्रथम पहले जाएगा, राजेंद्र बाद में आएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वहां पे उसने बनाया था चोल मंडलम। क्या बनाया था वहां पे? चोल मंडलम। कुछ नाम रख दिया था, चौ से ही कुछ नाम होगा, उसने कुछ वहां के श्रीलंका, मतलब ये राजराज प्रथम आएगा, फिर राजेंद्र प्रथम आएगा। राजेंद्र प्रथम ही वहां का शासक को लेके चला आता श्रीलंका वापस। ठीक है, मतलब भारत वापस आ जाता है लेके। संगम कालीन चेर वंश का राज्य चिन्ह क्या था? थोड़ा पहले बताया, चेर का क्या था? धनुष। देखिए, चेर का बात करेंगे धनुष हो जाएगा। ठीक है, चोल का बाघ किसका था? बाघ। चोल का बाघ होगा, अभी चोल बताया। का। ठीक है, आप पांडे का बात करेंगे तो मछली, कौन? मछली की बात करेंगे तो पांडे का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? बाघ किसी का नहीं था। संगम काल में मछली पांडे का, किसका था? मछली पांडे का।
ठीक है। धनुष की बात करेंगे तो चेर का, अब बाघ की बात करेंगे चोल का। ठीक है। संगम काल के दौरान करूर किसके लिए प्रसिद्ध था? करूर की बात करें, करूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो करूर जो था मोती के लिए प्रसिद्ध था, मोती के लिए करूर जो था पसंद था। किसके लिए? करूर जो था मोती के लिए था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और इसी के बारे में संगम काल के अंतर्गत चेर एक महत्वपूर्ण वंश था। इसके बारे में आपको एतरे ब्राह्मण के बारे में भी, एतरे ब्राह्मण में भी आपको जानकारी मिल जाएगा। पूछेगा चेर का मतलब, चेर का मतलब प्रतीक चिन्ह क्या था, तो क्या बताएंगे? राजकीय चिन्ह क्या था चेर का? धनुष। ठीक है। चेर को आई थिंक केरल पुत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, केरल पुत्र के नाम से भी चेर को जानते हैं। ठीक है, केरल पुत्र के नाम से। ठीक है। करूर जो था मोती के लिए प्रसिद्ध था, ध्यान में रखेंगे। और चेरवंश की राजधानी की बात करेंगे ना, चेरवंश की राजधानी करूर और वांजी के नाम से जानते थे। कि करूर, ठीक है, और वांजी के नाम से भी जानते हैं इसके राजधानी को। चेर के इतिहास में किस शासक को अनेक हाथियों वाला शासक कहा गया? ठीक है, अनेक हाथियों वाला शासक किसे बोलते हैं? कुट्टवन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कहा गया? कुट्टवन। कुट्टवन को अनेक हाथियों वाला शासक बोलते हैं। ठीक है। पूछेगा चेर शासक में शक्तिशाली शासक कौन? तो संस्थापक कौन था चेर में? तो उदयन चेर। ठीक है। नेडियोन किसके संस्थापक? नेडियोन, नेडियोन कुटुवन था। नेडियोन किसके जेलियन, संस्थापक थे? नेडियोन किसका था? नेडियोन पांडे का, पांड का पांड। पांडे का। ठीक है। चेरवंश के इतिहास में किसा अनेक हाथियों वाला? तो उदयन जेरल को कहा गया, उदयन जेरल को। अब पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की? पत्नी पूजा की सेन गुटवन ने। गुटवन। महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को भोजन किसने कराया? ठीक है, तो उदयन जेरल ने। मतलब बोलते हैं चेरवंश के संस्थापक के परंपरा के अनुसार मान इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को भोजन करवाया था। अनेक हाथी वाला बात करेंगे, अनेक हाथी वाला कुटवन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सेन गुटवन ने पत्नी पूजा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना? अब बात करें वहां पे हम लोग कन्नगी के बारे में पढ़ रहे थे, तो कन्नगी जो पांडे राज्य को छोड़ देता है क्योंकि वहां पे उसके पति को मतलब मौत की सजा दी जाती है, तो कहां पे आकर मतलब इसने समाधि ली थी? तो चेर राज्य में ही मतलब आकर समाधि ली थी। उस समय शासक जो था कौन था? कन्नगी था। सॉरी, क्या नाम था? सेन गुटवन जो शासक था। तो कन्नगी के सम्मान में पत्नी पूजा का प्रारंभ जो थे सेन गुटवन ने ही करवाया था। ठीक है। तो कन्नगी की स्मृति में कन्नगी पूजा या फिर पत्नी पूजा का प्रारंभ जो था सेन गुटवन ने करवाया था, क्योंकि पांडे राज्य छोड़ देती है क्योंकि उसके पति को वहां पे फांसी की सजा दे देता है। क्या नाम था उसका? उदयन जेरल ने। ठीक है, इसी बात से नाराज होके और यहाँ पे आ जाती है। तो चेर राज्य में वो मतलब क्या करती है? तो समाधि ले लेती है। पेरिफिल्स ऑफ एथेनेसी नामक ग्रंथ की किसकी जानकारी प्राप्त हुई? इसके लेखक के बारे में तो कोई पता तो है नहीं, लेकिन इसके साथ किसके? तो वाणिज्य व्यापार के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आर्कीमेडू से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है? आर्कीमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो रोम के साथ व्यापार होने की जानकारी आपको आर्कीमेडू से भी आपको प्राप्त होता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए मिलाइए, इसमें सब तो मिला हुआ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रथम संज्ञा में अगस्त था, द्वितीय में अगस्त में टोलका पियर था, तीसरा में नकीरत था। कौन सही नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा संगम कहाँ पे हुआ? दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ। पहला कहाँ पे? तो पहला मदुरा में हुआ। तीसरा संगम कहाँ? वही मदुरै, मदुरा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन दिए। ठीक, कपाटपुरम में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन बच गया है? तो टोलकापियम जो अभी भी बचा हुआ है। महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महरौली। चंद्रगुप्त द्वितीय, महरौली, चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से। महरौली का लौह स्तंभ दुनिया का ध्यान अपने तरफ आकर्षित क्यों किया है? महरौली का लौह स्तंभ दुनिया का ध्यान अपने तरफ, बिल्कुल ठीक है। अगर लोहा में क्या है, तो लोहा जब बारिश के संपर्क में और हवा के संपर्क में जाएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा तो जंग लगेगा, लेकिन महरौली के लौह स्तंभ में जंग नहीं लगता है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, दिल्ली के पास है महरौली है ना, उसी में। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता था? उत्तर भारतीय की बात हो रही है। त्राम लिप्ति से। कहां से होता था? त्राम लिप्ति से। त्राम लिप्ति पतन
का नाम है, ठीक है, ध्यान में रखिए। मौर्य मौर्य व्यापार का विकास निकास बिंदु था। भरूच गुजरात में पड़ता था। कॉम्ब्रे जो था ये भी गुजरात के पास ही होना चाहिए। गुजरात कौन सा है कॉम्ब्रे? वैसे कौन सा खंबात की खान खाई है? है ना, उसी को कामरे खंबात बोलते की हैं। खाड़ी बोलते हैं, बिल्कुल खंबात की खाड़ी गुजरात में ही, ठीक है, खंबात की खाड़ी में था। संगम काल के प्रमुख देवता कौन थे? संगम काल के प्रमुख थे मरुगन। कौन थे? मरुगन थे। कौन थे? संगम काल के प्रमुख देवता मरुगन थे। इनको तमिल भगवान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आ गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना फिर से। दिव्य बदान में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संधारक के रूप में हुआ, बता दिया था पहले ही। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के सहारक के रूप में दिव्य बदान में जानकारी दी हुई है, ठीक है। दिव्य बदान के अनुसार अशोक जो था, ठीक है, अपने 100 भाइयों की हत्या किया था, ठीक है। दिव्य बदान सिंहली ग्रंथ है, ठीक है, श्रीलंका। अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता चलता है। अभी जस्ट बताया, बिल्कुल कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 77 नंबर पर देखेंगे क्या है, तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बाण भट्ट ने हर चरित्र में पुष्यमित्र शुंग का अनार्य कहा। बाण भट्ट ने पुष्यमित्र शुंग का अनार्य कहा गया, बिल्कुल कहा गया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। मौर्य शासक का अंतिम जो बृहदत्त था इसी की हत्या करता है ना, तो कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? क्या पूछ रहा है इसमें? कुछ पूछ ही नहीं रहा है। क्या बात? विचार करना, क्या विचार करना? सही विचार करना, गलत विचार करना है, कुछ नहीं करना, बाकी सही है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो कि ब्राह्मण थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाण भट्ट के हास्य ने पूछा अनार्य कहा गया। अनार्य मतलब आर्य नहीं था, समझ रहे हैं ना, आर्य नहीं था। पुष्यमित्र शुंग के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था, बिल्कुल ठीक है, हत्या कर देते। सारे के सारे स्टेटमेंट सही, पता नहीं चल रहा है क्या पूछ रहा है। भारूत स्तूप बनाने का समय निम्नलिखित किस शासक ज्यादा? भारूत स्तूप तो पुष्यमित्र शुंग। कौन सा? पुष्यमित्र शुंग, भारूत स्तूप, ठीक है, ध्यान रखें, भारूत स्तूप, ठीक है। अगर पूछेगा बहुत सारे बौद्ध विहार को, ठीक है, बौद्ध पाटलिपुत्र बौद्ध विहार भी बहुत सारे बौद्ध विहारों की नष्ट किसने कर दी? तो इसी ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसके? बौद्ध विरोधिता, बौद्ध भिक्षु की हत्या की थी। इसकी दिव्य बदान के अनुसार, किसके अनुसार? कहाँ गया दिव्य बदान? दिव्य बदान के अनुसार, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर फिर से आपको विचार करना। 79 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कालिदास के अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी पर यवनों को पराजित किया। कालिदास के अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी पे यवनों को पराजित किया। भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के हिंद वन शासक, ठीक है, इंटियाल किड्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत को भेजा। बताइए कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है, सत्य कौन है? आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर। कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है। कालिदास का अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने, ठीक है, हिंदुवन पे, ठीक है, यवनों का आक्रमण किया, ठीक है। मालविका मित्र में इनकी जानकारी आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे अग्निमित्र का प्रेम कहानी भी है, ठीक है, यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी भी आपको इस ग्रंथ में आपको देखने मिलती है। भागभद्र के दौरान तक्षशिला के हिंदी वन शासक एंटिलिया किड्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत को भेजा। तो यहीं पे विदिशा में बेस नगर अभिलेख में आप देखेंगे तो ये भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो ये भी हेलियोडोरस या फिर विदिशा पे बेस नगर का अभिलेख इसी से संबंधित है, ठीक है। भागवत से प्रभावित बेस नगर में वासुदेव के सामने में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था हेलियोडोरस ने, ठीक है। तो बोला कौन सा असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है। आगे चलेंगे, क्या है देखेंगे। कनबन का संस्थापक कौन था? टफेस्ट क्वेश्चन आज का। वसुदेव। वासुदेव हो जाएगा, ठीक है, पता ही आप लोग को। अंतिम शासक की बात करें देवभूति होगा। देवभूति की हत्या कौन कर देगा? वासुदेव कर देगा। सॉरी, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव था, ठीक है, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके इस वंश की नींव रखेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देवभूति जो था इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, समझ गए। चौहानो वंश के यही है ना, वासुदेव है ना? कौन सा? आंध्र चौहान वंश, सातवाहन है। चौहानो वंश नहीं सातवाहन वंश। सातवाहन आएगा ना इसके बाद, उसका भी वही है, हाँ, दुदू हाँ, कन्नड़ को के बाद सातवाहन का सीमुख हो जाएगा। सीमुख जो था चौहान सातवाहन का फाउंडर था। चौहान वो दूसरा वासुदेव है भाई। चौहान तो मध्यकालीन का होगा ना।
वो सर गुजरात वो है ना राजपूत वंश उसका बता रहा है। राजपूत वो वाला बता रहे हैं क्या? देखिए चौहान वंश तो वही है। देखिए बात करेंगे अंतिम शुंग शासक कौन था। देखिए अंतिम शुंग शासक कौन था? अंतिम शुंग शासक वसुमित्र है वसु वसुदेव ना, अरे क्या तो नाम उसका? देखा। देवभूति बोलते थे ना। हाँ अब ठीक। देवभूति जो था अंतिम सुशासक था। इसकी हत्या कौन कर देता है? इसकी हत्या कर देगा वसुदेव। क्या नाम था उसका? क्या नाम है उसका अंतिम शासक? हेलो, ये सर आवाज आ रही है, बोलिए। सुशर्मन। ठीक है, कनवंश का अंतिम शासक सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या कौन कर देता है? सिमुक। सिमुक करता है ना इसकी हत्या? सिमुक। सिमुक करेगा। सिमुक जो नींव रखेगा वो आंध्र सातवाहन का रखेगा। हाँ पहले सातवाहन निम्नलिखित का। में बिल्कुल निम्नलिखित में वो पहला अभिलेखित था जिसमें ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमि अनुदान देने की बात की गई। अभी जस्ट हमने पहले डिस्कशन में करवाया है। ये तो नासिक का भी लेख है ना। नहीं, नाना घाट अभिलेख कितना बार बताया? नाना घाट अभिलेख में किया गया है, ब्राह्मणों को भूमि दिया गया, जिसमें एक पुष्यमित, एक मतलब यज्ञ कराने के बजाय ब्राह्मणों को एक गांव दान में देने की बात की गई है इसमें। समझ रहे हैं ना? चलिए अब बात की कहा सातवाहन कालीन मतलब अभिलेख है ये नाना घाट अभिलेख। अच्छा इनमें से 2 अश्वमेध तथा एक राजस्व यज्ञ अनुष्ठान पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। यह कथन की सातवाहन वंश के समय 2 अश्वमेध है। एक मतलब राजस्व यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? सातकर्णी प्रथम। किसने करवाया था? सातकर्णी प्रथम। ठीक है, किसने करवाया था? सातकर्णी प्रथम। ठीक है, ध्यान में रखें कि इसी ने करवाया। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक मतलब राजस्व यज्ञ करवाया था। ठीक है, इनकी जानकारी आपको नाना घाट अभिलेख से मिलता है। तो यही मतलब सातकर्णी प्रथम ने मतलब यही करवाया था, उसके ब्राह्मणों को एक गांव में दान दे दिया था। इसके बारे में जानकारी नाना घाट अभिलेख से मिलता है। अभी जस्ट बात की निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सिमुक ने कन्वर के साथ सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन या फिर आन सातवाहन की नींव रखी। ऊपर जस्ट बटा सही है। सातवाहन का शासक तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक था। सही है। ठीक है, सातवाहन की राजधानी आंध्र प्रतिष्ठा सही था। सातवाहन की राजकीय भाषा संस्कृत है। लिपि ब्राह्मी नहीं थी, लिपि प्राकृत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? क्या हो जाएगी देवी और सजनों? प्राकृत हो जाएगी। भाषा संस्कृत सही है, लिपि गलत हो जाएगा। देख रहे पकड़ा रहा है, इसी तरह मजा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप सोचिए, आप 150 सेट करके जाओगे तो अपने आप सारी चीज पकड़ाने लगे। ठीक है, प्राकृत हो जाएगा, बाकी संस्कृत तो सही है। ठीक है, ये आपको जो था प्रतिष्ठान जो थी कहाँ पे पड़े? औरंगाबाद। कहाँ पे पड़ेगी? औरंगाबाद में पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह बड़ा बड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना। अभी तो मैं 20 साल का आपके लिए 20 साल का पूरा यूपीएससी भी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, 499 का जो मैंने बैच जो लॉन्च किया है उसमें बहुत बिल्कुल ढंग से रोज सारी चीजों का करवाइएगा आपको करवाया जाए। कितने बजे टाइम में? रोज नहीं होगा। ठीक है, ये एक दिन सेट होता है, एक दिन डिस्कशन और संडे के दिन केवल मेन ग्रुप में फ्री होता है, बाकी ये पेड ग्रुप का क्लास है ये। ठीक है, ये चलिए सर किस का सातवां बड़ा हृदय है। बिल्कुल ठीक है, ये पेड ग्रुप ऑफर चल रहा है। कौन सा ऑफर चल रहा है? तो इसमें मानसून सत्र हंसने चल वाली रहा है। कौन सी बात हो गई? क्या बोलते विंटर ऑफर्स। ठीक है, बराबर कौन सा सत्र अभी चल रहा है? अभी से अरे चल रहा पीटी वही सिन्हा जी, आपका शीत एग्जाम तो शीत अच्छा ही गया सत्र होगा। शीत सत्र। शीत सर चल रहा है। ठीक है, सर जानते हैं सर, सुनिए ना, हम नहीं जानते। हिस्ट्री सीधा में सीधा वो बात वाला बताइए, एक एग्जाम क्वेश्चन ठीक आया गया था, कि वो नहीं, कर्जन विशेष वाला बात जो बोल नहीं। रहा, हाँ, एग्जाम कर्जन कैसा वाला गया आया सो था ना बताएं। क्वेश्चन की मैं जब तक जिंदा रहूंगा, वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ तो पढ़ाई दिए थे, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ाई दिए थे, हाँ आया ही होगा उस वो क्लास आया से था, क्वेश्चन से, मॉडर्न जिस हिस्ट्री जब से। क्वेश्चन आया ना तो आपका याद आ इंडियन सर पॉलिटी पढ़ाई थे। सारा एनसीईआरटी का मिला जुला के था। कुछ कंसेप्ट जो दिए थे उससे बाहर कुछ नहीं था। मतलब 40 में से 35, 36, 37, 38 तक सब लोग सही कर गए। बीडी सावरकर वाला भी पूछा था सब पूछा कि हो, कहाँ से किताबें आंदोलन, से ना हाँ कि पूछेंगे। 1857 की क्रांति को आंदोलन किसने कहा, तो वो फर्स्ट टाइम।
1857 क्रांति का आंदोलन किसने कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता अरे संग्राम वीर वो किसने किस कहा? सावरकर। तरह से आंदोलन, क्वेश्चन था वीर मतलब। सावरकर। राष्ट्रीय हाँ विद्रोह, फर्स्ट राष्ट्रीय टाइम। विद्रोह था डिजरायली ने कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम डिजरायली कहा ने। था बीडी सावरकर ने। हाँ वही उल्टा बना के प्रथम चली आई क्या? नहीं सर, वीडी सावरकर मार के आई हूँ। उसमें ठीक। मजुमदार दिया हुआ था और कुछ दिया हुआ था। 5 ऑप्शन वाला था ना, लेकिन बट 2-3 क्वेश्चन, 2-3 का 4-5 क्वेश्चन गलती कर दी। उसमें 2 ऑप्शन था और ले लिए उसमें। कहा उसने घोरों से तीनों समुद्र का पानी पिया था, किसके बारे में कहते हैं? एक गौतमी पुत्र सात करने के बारे में कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी तरह का स्टेटमेंट कहा जाता है 3 समुद्र का भी पानी पिया था, समुद्रगुप्त के बारे में क्या बोलते हैं उनको, समुद्रगुप्त के बारे में भी कहते हैं, ये गौतमी पुत्र सात करने के बारे में भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित शासक ने चंद्रगुप्त वाला भी आया था, सैंड्रियो कैट किसने कहा था, वो वाला भी आया हुआ था, वो भी आप वो पढ़ाए तो थे। जस्टिन था, जस्टिन ने गुप्त को कहा कहा था कर उसको। जस्टिन ने उसकी पहचान की थी। हाँ वही। निम्नलिखित में से किस शासक ने शक शासक नेहपान को हराया था? किसने हराया था? सप्त शासक नेहपान को किसने हराया था? ने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। सिमुक ऐसा कोई काम नहीं करेगा बेचारा, सीधा साधा आदमी था, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था, ठीक है। सिमुक तो फाउंड करके चला जाता है। सातवाहन काल के संदर्भ में, ठीक है, सातवाहन काल के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित का विचार के सातवाहन काल में महिला शिक्षित थी, बिल्कुल महिला सशक्त थी, माओ का बड़ा सम्मान रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 84 का आंसर क्या है सर? 84 का 84 का हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस काल में प्रदा प्रथा नहीं थी, तो भाई साहब प्रदा प्रथा तो थी, ठीक है। इस काल में स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थी। इस काल में अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन नहीं था। निम्नलिखित में से बोला, इस निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन सर माताओं का एक स्थान मिनट, सही था, मतलब अरे माता की नहीं, बात सातवाहन काल में पर्दा प्रथा नहीं था, ठीक है, गुप्त काल में था, उसमें नहीं था। सातवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थी। इस काल में प्रदा प्रथा नहीं थी, इस काल में प्रदा प्रथा नहीं थी। इस काल में स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थी। तो सातवाहन काल में स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थी, ठीक तो है। इस काल में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में अंतरजातीय विवाह होता था, मतलब ये गलत है, ठीक है। सी नंबर मतलब सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी काल में मातृ, ठीक है, सी नंबर ही होगा। महिला शिक्षित थी, ठीक है। सातवाहन काल पर्दा प्रथा नहीं था, तो नहीं था। इस काल में स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थी, ठीक है। तो इस काल में स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थी, लेकिन समाज जो था पितृसात्मक था, मातृसात्मक नहीं था, ठीक है। चलिए, मतलब सी नंबर 1, 2, 3 सही है। आप चलेंगे आगे। उस सेट में आंसर दिया हुआ गलत है, ठीक है, बहुत घटिया सेट बना इस बार ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका होने दीजिए। तब तक परफेक्शन वगैरह का, आस्था वगैरह इस सब का शुरू होगा ना, तो वो भी आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। एक तो इसको इतना घटिया सेट बनाया, हर जगह गलती गलती लिखे हुआ है। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सबसे नाम पूछता कि रचना किस शासक में की? अभी जस्ट पहले बता दिया हूँ, ठीक है, प्राकृत में किया था। किसमें किया था? प्राकृत ने किया था, ठीक है। आगे चलेंगे, 88 नंबर देखिए। निम्नलिखित में किस सातवां शासक को प्रथम आंध्र, प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है? तो बिल्कुल, तो गौतमी किसे कहते हैं? वाशिष्ठी पुलवामी को। एक मिनट, इसका आंसर देखने दीजिए। गौतमी सातकर्णी का उत्तराधिकारी वाशिष्ठी पुलवामी था। पुराणों का वाशिष्ठी पुलवामा को ही कहते, ठीक है, पुलवामी को बोलते थे, ठीक है, पुलवामी को बोलते थे। ऊपर में एक छूट गया है थोड़ा सा, दोबारा। गाथा सप्तशती की रचना जो था हाल ने किया था। इसके दरबार में एक व्यक्ति जिसका नाम था गुणाढ़ नाम था, जो बृहत कथा के लेखक थे। इसके दरबार सर्वब्रमण भी रहता था, जो कि मतलब क्रांतक व्याकरण के लेखक थे, ठीक है। हाल का एक सेनापति के जिंदगी, जिसका विजयानंद जो था, उसने मतलब क्या किया था? श्रीलंका को भी जीत लिया था, ठीक है। वाशिष्ठीपुत्र पुलवामी जो शासक रुद्रामन को, ठीक है, 2 बार पराजित किया था, जिससे संबंधित आपका कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। अब वाशिष्ठीपुत्र पुलवामी अपनी राजधानी महाराष्ट्र से औरंगाबाद जिले
गोदावरी नदी के तट पे परिस्थान, या फिर परिस्थान को पैठान के नाम से जानते तो वहां पे इसने बनाई थी। सातवाहन वंश का अंतिम शासक किया पुलवामी चतुर्थ कहा गया भाई साहब? पुलवामी चतुर्थ जो था इसका अंतिम शासक था, सिमुक जो था इसका फाउंडर था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फिर से। सामांतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही देखने को मिलता है। सामांतिक लक्षण, सामंत को सबसे पहले इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था, जमींदार। सातवाहन काल में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। सातवाहन में सप्तम शीशे की मुद्रा चलाई। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे फैक्ट जो है सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके समय शीशे के मुद्दे चले, पोटन के भी मुद्दे चले थे, विशेष प्रकार का पोटन का मुद्रा। सामंतों की 3 श्रेणियां थी। 3 श्रेणियां, प्रथम राजा, द्वितीय महाभेज और तृतीय जो था सेनापति था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कर। सातवाहन काल में जिला को आहार कहा जाता था। सातवाहन काल में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक गौमली कहलाता था। क्या लग रहा है? कोई गलत नहीं है। सातवाहन काल में जिलों का आहार कहते थे, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक गौमली कहलाता था, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य? सातवाहन काल में व्यापार केवल आंतरिक होता था। सही लग रहा है क्या? देखिए, कभी आप पीसीएस वगैरह के एग्जाम अगर देने जाए ना तो केबल लगा दे, ठीक है, वनली लगा दे, ये सब लगा दे के समझिएगा गलत होगा। स्ट्रीट एक्शन के साथ कभी नहीं जाना अपने को। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो स्ट्रीट एक्शन के साथ कभी भी नहीं जाना। केबल वाला जहां भी रहेंगे ज्यादा 95% चांसेस में गलत होता है। ठीक है, ध्यान में रखिए। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय केवल शीशे की मुद्रा में होती थी। ठीक है, तो केवल फिर यहाँ पे लगा दी, ये भी गलत है। शीशे की मुद्रा कभी भी, मतलब एक चीज समाज में एक चीज का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। बोलेंगे से मतलब, जैसे अगर बोलेंगे से मतलब जैसे पूरा पाषाण काल से, ठीक है, जैसे पाषाण काल से लोग तो धातु काल में जब प्रयोग किया था, मनुष्य ने सडन ही मतलब क्या किया, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पाषाण के जगह पे धातु पूरी तरीके से प्रयोग होना हो गया, तो नहीं हुआ ना। धीरे धीरे क्रमवार विकास हुआ, धीरे धीरे हटा। सडन मनुष्य शिफ्टिंग प्रोसेस में नहीं आता। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सातवाहन काल में शीशा का मुद्रा का विकास तो हुआ, लेकिन मुद्रा के केवल इसी में व्यापार होता, तो ये बात गलत है। सातवाहन काल में राजा कृषकों की उपज का 6ठा भाग के रूप में प्राप्त करता था, ये सही है। ठीक है, गुप्ता के पीरियड में, सातवाहन के काल में हमारे मतलब बात करेंगे हमारे क्या बोलते हैं उसको, साहित्य में 1/6 टेक्स्ट की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कहां पे सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो प्रतिस्थान थी प्रारंभिक राजधानी, पता ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। नहीं, प्रारंभिक राजधानी, एक मिनट, अमरावती होगा प्रारंभिक राजधानी। ठीक है, नहीं, प्रतिष्ठान बाद में बना था। ठीक है, धान्य कटक बना था, कहा गया यार। ठीक है, मिस्टेक, धान्य कटक बना था, इसको अमरावती के नाम से भी जानते हैं। ये भी महाराष्ट्र में ही था, बाद में जाके इसके राजधानी प्रतिस्थान बन गई, इसको पैठण के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम का उल्लेख पेरिफिल शब्द इरिथेरियन सी में मिलता है। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन काल में सातवाहन बस मातृसात्मक तत्व अपनाए गए थे अथवा महत्वपूर्ण बन गए थे। बिल्कुल ठीक है। शकों के आक्रमण के कारण सातवाहनों को दक्षिण की ओर खिसकना पड़ा, तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही। किसी भी तरह के अगर पूछेगा, ठीक है, पेरिफिल शब्द इरिथेरियन सी, जिसमें व्यापारिक चीजों के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है, हिंद महासागर की यात्रा पे आया था। ठीक है, लेकिन इसके लेखक कौन है पता नहीं है। तो यहाँ पे सातकर्णी प्रथम का उल्लेख आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल में सातवाहन में मातृसात्मक तत्व पहला शासक थे जिनके नाम में माओ की नाम लगी थी। उसके बाद इसका पुत्र जो था पुलवामी, वशिष्ठ पुलवामी जो था, इनके पुत्र में भी माँ का नाम लगा हुआ था। तो यही से आपको मातृसात्मक शब्द आपको देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं इधर। गोदावरी नदी के तट पर परिस्थान को राजधानी किसने बनाया? तो सातकर्णी प्रथम ने। सही है। शक शासक नापान की मुद्राओं को पुनर्निर्मित करवाया। गौतमीपुत्र सातकर्णी गाथा सप्तशती की रचना हाल नहीं करवाया। सिक्कों पे 2 पतवारों का जहाज का चित्र वशिष्ठी पुलवामी ने बनाया था। ठीक है, तो सारे के सारे आपस में मिले हुए, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। सातवाहन काल में, ठीक है, धार्मिक व्यवस्था में संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। सातवाहन काल में राजा ने निवार के लिए सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता के नीति का अनुशीलन किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का आदमत्य प्रतिमा भी बनाया, मतलब स्वयं के साथ देवता के भी। ठीक है,
बड़े बड़े प्रतिमा बनाते थे। गौतमी प्रसाद की नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि का और भाषा में उत्कीर्ण? हाथी गुफा अभिलेख बताइए। ब्राह्मणी सर। वो और भी कुछ बोल रहा है, ब्राह्मी और प्राकृत। प्राकृत खारवेल से संबंधित है, ठीक है, लेकिन ब्राह्मी और प्राकृत। किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख आपको देखने को मिलता था? हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखें। किससे संबंधित है? कलिंग नरेश, खारवेल से संबंधित, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। नहर का साक्ष्य मिलता है इसमें सबसे पहले। नहर का साक्ष्य? जैसे प्रथम नहर का साक्ष्य अभिलेख की साक्ष्य यही है। अच्छा, यही है, बिल्कुल। भारतवर्ष के बारे में जानकारी यहीं से मिलती है, ठीक है। इसका खोज किया था नंदों के बारे में जानकारी भी 1825 में, बिल्कुल, ठीक है। यस सर, यस सर। स्ट्रगलिंग ने इसकी खोज की थी 1825 में की थी, ठीक है। ठीक। कहाँ से मिले, कहाँ की गुफा से मिलेगा? तो उदयगिरी के गुफा से आपको प्रसिद्ध देखने को मिलता है, ठीक है, उदयगिरी की गुफा से। चलिए आगे की बात करेंगे। 99 नंबर प्रश्न देखिए, खारवेल जो था किस धर्म का संरक्षक था? तो जैन धर्म का था, ये भी ध्यान रखें। कहाँ है 99 नंबर? इधर है। हाँ सर, जैन धर्म। चलिए निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। चेदी वंश का संस्थापक जो था खारवेल था, ठीक है। खारवेल का संघर्ष सातवाहन यज्ञ श्री सातकर्णी से हुआ। खारवेल के रानी गुफा अभिलेख के लिए चक्रवर्ती की उपाधि का उल्लेख हुआ है। खारवेल ने भिक्षु राजा की उपाधि दी। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो चेदी वंश का संस्थापक खारवेल तो नहीं था। चेदी वंश का संस्थापक जो था उसका था महामेघवाहन को कहते थे। किसको बोलते थे? इस शासक था इस वंश का, ठीक है, महामेघवाहन को कहते थे। महामेघवाहन का इस शासक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा। इस वंश का तीसरा शासक जो था ना खारवेल था, तीसरा शासक, ठीक है। और जिनके बारे में जानने का जो रानी गुफा नहीं, हाथी गुफा होगा ना। हाथी गुफा सब गड़बड़ कर दिया इसको। रानी गुफा अभिलेख कौन सा होता? हम तो कभी पढ़े भी नहीं रानी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख है सर, समुद्रगुप्त के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं सर। वो तो बोलते हैं सबसे सातवाहन के छोटा है, टाइम में ठीक था। है। क्या रानी गुफा? रानी गुफा जो था ये उसके समय में था, गौतमी पुत्र सातकर्णी के टाइम में था। और यहाँ पे तो हाथी गुम्फा होगा उड़ीसा में, जिसमें कि इसमें बोल रहा है ये सही और ये सही बोल रहा है, जो कि मेरे को ये तो गलत है। खारवेल की पूरा जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है खारवेल ने रानी गुफा अभिलेख के लिए चक्रवर्ती के उपाधि का उल्लेख हुआ, ठीक है। यस सर। तो रानी की गुफा, ठीक है, रानी गुफा अभिलेख चक्रवर्ती से है संबंधित, ठीक है, ये सही है। नहीं, ठीक है, सॉल्यूशन में देख लिया। अच्छा, तो यहाँ पे देखेंगे, ये पे खारवेल के रानी गुफा अभिलेख के लिए चक्रवर्ती का उपाधि का उल्लेख हुआ, सही है। खारवेल ने भिक्षु राज की उपाधि धारण की थी, ये भी सही, क्योंकि खारवेल ने जो कुछ उपाधि भिक्षु राज, वृद्ध राजा, धर्मराज, लेमराज, महाविजय राज, राजश्री, सबका उपाधि इसने धारण किया था, ये सही है। यहाँ पे खारवेल नहीं, यहाँ पे तो खारवेल नहीं का महामेघवाहन होगा, क्योंकि तीसरा राजा जो था खारवेल था। खारवेल का संघर्ष सातवाहन यज्ञ श्री सातकर्णी से भी नहीं हुआ था, ठीक है। ये महामेघवाहन ना, इसीलिए इसी को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, ठीक है। खारवेल का संघर्ष की बात करेंगे तो इसको राजा सातकर्णी प्रथम से हुआ था, न कि मतलब यज्ञ श्री सातकर्णी से हुआ था। सातकर्णी प्रथम से हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कथन में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा असत्य है। खारवेल ने अपने शासन के 5वें वर्ष में मगधराज महापद्म नंद द्वारा खुदवाई गई नहर का विस्तार तंसुली के कलिंग तक करवाया। आपने बोला ही तो उसकी जानकारी मिलती तो सही है। खारवेल ने अपने शासन के 9वें वर्ष में प्राचीन नदी के दोनों तरफ एक महाविजय प्रसाद का, ये भी सही लिया है, इसका आंसर बी गलत लिया है, ठीक है। खारवेल अपने शासन के 11वें वर्ष में दक्षिण भारत में सैन्य अभियान, ठीक है, पिथुंद नगर मद्रास के पास को ध्वस्त करके वहां पे गधों का हल चला, ये भी सही है। खारवेल शिव का अनुयायी था, तो शिव का अनुयायी थोड़ी ना था, जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। तो शिव का अनुयायी देखे तो ये सीधे इसको गलत कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपके 100 क्वेश्चन थे एनिशिएंट हिस्ट्री के संपन्न हुए। इतिहास के 6-7 क्लास के 3 एनसीईआरटी के सेट थे, जो कि हो चुका है। बीपीएससी में क्वेश्चन आया था एनसीएंट का, वार्ता से संबंधित था।